हेलो एंड वेलकम टू यश भारती। अब हम आज ये रिकॉर्ड सेशन कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि जब 4 PM का लाइव सेशन हो तो कुछ इशू हो। तो सैटरडे है, आज रिकॉर्डेड सेशन लेंगे और आई होप आप इसे अच्छे से यूटिलाइज करेंगे एंड बिलीव मी यू विल नॉट फील दैट इट इज अ रिकॉर्डेड सेशन। और मुझे लगता है क्योंकि अभी कई बार आपको रहता है कि आपको आंसर राइटिंग भी करनी है, आपको ऑप्शन भी प्रिपेयर करना है, सारा रिवीजन करना है, स्टैटिक भी देखना है, मृणाल सर के नोट से भी करना है। तो इसके लिए मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा इसमें एनालाइज करूँ और इवन मृणाल सर के नोट में भी आपको कई सारी चीज़ें पॉइंट वाइज मिलती हैं। तो किस तरीके से आप अपने जो बेसिक बुक्स हैं, स्पेशली जो आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी और जो मेजर बुक्स, मैंने एक्चुअली क्या किया कि इसको मेजर और माइनर में डिवाइड कर दिया है। तो उससे उसके अकॉर्डिंग हम लोग कैसे मतलब उससे उससे यूटिलाइज कर सकते हैं चीज़ों को। उससे रिगार्डिंग अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मेरे दिमाग में ये बात आई कि अक्सर ऐसा होता है कि वी कीप ऑन फाइंडिंग हियर एंड देयर, व्हाई नॉट टू लुक ऑन इन दोज जो भी, जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स है तो क्या ग्लोबल हंगर इंडेक्स इवन हमारी मृणाल की बुक में भी दिया हुआ है। अगर हम बात करें तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज नथिंग कि भाई यहाँ पर ही दिया हुआ है, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स वहां से भी पढ़ सकते हैं और वहां से पढ़ने में एक पिक्टोरियल इमेज क्रिएट होती है। तो वो एक चीज हम थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए अच्छे से कर सकते हैं। इवन अगर मैं आपको इवन दिखाऊं ना, तो रुकिए मैं दिखाती हूँ। देखिए, ये जो मेरी बुक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसी में आपको मिल गया। अब जैसे कभी आप इसमें ढूंढते हैं तो इसके साथ साथ आप पीछे का थोड़ा रिवाइज करते जाइए, और क्या है, और तो कोई दिक्कत है नहीं। जैसे कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन देखा था हम लोगों ने, जीरियाट्रिक केयर, सिल्वर इकोनॉमी का पार्ट कौन होते हैं, सिल्वर इकोनॉमी क्या होती है, ये सब की वर्ड है भाई। वहां पर आपको स्टैंड अपार्ट, आप वही जनरल वर्ड लिख के नहीं आ सकते, मैं हमेशा से यही कहती हूँ। तो अब देखिए, आपकी बुक में मिल गया, आपने क्या करना है कि भाई हाँ, मेन 365 तो देखनी देखनी, आपको पता है कि भाई मेरे इसमें तो मुझे मिल गया वो पूरा ग्लोबल हंगर इंडेक्स मिल गया, इसमें हंगर के बारे में और भी चीजें हैं, फूड और उसके हंगर के 500 टाइप्स भी हैं, और जाट के रिपोर्ट्स, ऑल दैट, मतलब वो सब नहीं देखना है बाय द वे। फिर ये सब चीजें, वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट और ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट, ये सब भी हैं। आप इनमें से भी कुछ रिपोर्ट कभी कोट कर सकते हैं, है ना। हंगर के लिए टेम्पलेट आपने यहाँ से याद कर लेना, वाई टू भी, मतलब आपको थोड़ा सा कंसोलिडेशन लेकर के आना है। और जब भी आपको देखें हेल्थ से रिलेटेड, तो वह भाई देखें कि हाँ, ये हेल्थ कहाँ से हो सकता है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स के बारे में यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। इन्होंने काफी सारी चीजें, इवन मुनाल में काफी सारी चीजें कवर करी हुई है। तो जो जो आपने कहीं से पढ़ा हुआ है, बेसिक बुक से अगर पढ़ा हुआ है, तो फिर डू नॉट डिविएट, उसमें कट लगा दीजिए। और अभी मैं थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी इस चीज की, मैंने इस चीज को पहले मैंने आपको नहीं अलग से बताया, क्योंकि जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन और ये सारी चीजें, ये उसमें नहीं होंगी। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको इधर से पढ़ाया, बट ट्राई टू कंसोलिडेट एज मच एज यू कैन। तो भाई अब बात कर लेते हैं हंगर इंडेक्स की। तो भाई हंगर इंडेक्स तो हमारे पास ही रखा हुआ है। अब इसमें अपडेट क्या हुआ है, सिर्फ अपडेट लिख लो कि भाई क्या है, हमारी जो पोजीशन है, जो रैंक आई है, वो 107 हो गई है ना, अर्ली। और ये 107 कौन सी ईयर की आई हुई है, ये 107 आपकी आई हुई है 2022 की। कौन सी है ये 2022 की है। और जो 101st है, 101st जो थी, ये 2021 की है। तो हम लोग कर गए स्लिप, है ना। तो ये हम लोगों को बस लिख लेना है, खत्म काम। फिर उसके बाद वही ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में वहां पे बताया हुआ है, और यहाँ पे हमें पता है कि भाई ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है, ये वर्ल्ड वाइड आयर, ये रिपोर्टेड बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड, जो कि आयरलैंड में लोकेटेड है, एंड वर्ल्ड हंगर लाइफ जो कि जर्मनी में लोकेटेड है, जो कि आपको वहां कहीं नहीं मिलेगा, यहाँ पे देखो मिल गया, है ना। प्रीवियसली इसको प्रिपेयर किया जाता था IFPRI के बारे में द्वारा, ये भी आपको नहीं बताया गया, ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, वहां पे नहीं बताया गया, है ना। वहां पे ये सारी चीजें नहीं है। अब ये बस ये चीजें कि वहां पर बताया गया था कि ये 2006 में सबसे पहले आई थी, और ये सारी चीजें मेंस 365 में बताई, बट क्या लेना देना है, हमें तो बस काम है हंगर से। हंगर की जो बेसिक प्रॉब्लम है, जो हिडन हंगर की प्रॉब्लम है, अब यहाँ पे कितने अच्छे सर ने बच्चे लगाए हुए हैं, इनको देख करके वैसी चीजें याद हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक योर एडवांटेज ऑफ पिक्टोरियल इमेज, जो आप ऑलरेडी पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा आपको कंसोलिडेशन पे ध्यान देना है। कंसोलिडेशन कम्स विद योर better understanding of what you are reading from where, and revisiting that place again and again. That will be better and beneficial for you if you do that. तो बस मुझे यही बोलना था। और अभी चलो, अब जब मिल ही गया है तो यहीं से देख लेते हैं, है ना। अब इन्होंने क्या है कि फाइंडिंग से हमें कुछ खास लेना देना नहीं है। फाइंडिंग से बस हम इतना देख सकते हैं कि हाँ भाई, ग्लोबल प्रोग्रेस
अगेंस्ट हंगर है लार्जली स्टैग्नेटेड, प्रोग्रेस हो ही नहीं रही है। कैसे होगी, इवन वर्स हो रही है। क्यों? क्योंकि कोविड-19 आया हुआ है, वॉर हो रही है, मिलिट्री कू हो रहे हैं, अफ्रीका में सप्लाई चेन डिसरप्शन है, और क्लाइमेट चेंज की अलग से प्रॉब्लम आ रखी है। गेहूं की फसल इस बार अच्छी नहीं हुई, बाढ़ आ रखी है कई जगहों पे। इवन जो इटली की जगह है जहां पर बाढ़ की बहुत कम देखी जाती थी, वहां पर भी बाढ़ देखी गई। तो यह सारी चीजें, और आप फ्लड्स हैव बीन रिपोर्टेड इन इटली व्हिच वर रेयर इन दैट पर्टिकुलर रीजन, जहां पर नहीं था वहां पर भी देखा गया कि फ्लड्स। ओके, तो दैट वे यू कैन राइट डाउन, एंड थोड़ा सा आपको डेटा याद रखना होगा, एंड यू हैव टू रिप्रोड्यूस क्विकली, है ना। तो वही सारी चीजें हैं। और आप बस यहाँ पर लिख सकते हैं कि आप एक डेटा आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई 2021 में आपको पता है कि जो 2021 का केस था, वहां पर हमने देखा कि लगभग 828 मिलियन वर अंडर नरिश। कितने? 828 मिलियन वर कैसे थे? अंडर नरिश्ड। ओके, तो ये पॉइंट आपने लिख लेना है कि भाई हाँ, मुझे ये तो नहीं पता है, तो मैंने ये लिख लिया। इस तरीके से आपको सारी चीजें बतानी है कि भाई यहाँ पर अच्छा अंडर नरिश कैसे बता दिया, क्योंकि इनका ये मेजर्स है, 4 मेजर्स है। अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टर्निंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। अब लो डेटा भी मिल गया। अगर आपको हंगर का कभी देखना है तो हंगर में ये सारी चीजें देख लो कि भाई हंगर शुरुआत कहाँ से होती है? बचपन से ही तो होती है। अब जब बचपन से ही आपकी बॉडी में चीजें नहीं सही से पहुंचेंगी, तो फिर क्या ही होगा? फिर लेटर अपॉन प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। बस यही चीज है। चलिए फिलहाल अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट। अब इसके बाद क्या करना है हमें? इसके बाद आगे बढ़ते जाना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये हमने देख लिया कि हाँ, हमारे यहाँ का स्कोर कितना था। अभी 2019 तक का डेटा है, 2021 का में तो आप लिख दो यहाँ पर, 2022 का डेटा लिख दो। 2022 का डेटा जो था, आपकी रैंक आपकी थी कितनी? आपकी रैंक आई है 107, और 107 कितनी कंट्रीज में आई है पर्टिकुलरली, ये भी आप देख सकते हैं। लेकिन बट इतना ज्यादा मतलब प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये 107 आई है आउट ऑफ 121 कंट्रीज। और ये जो 107 आई है, इसमें जो जो कहते हैं ना स्कोर, स्कोर कितना किया है आपने? स्कोर किया है पर्टिकुलरली 29.1। कितना किया? आई होप दिख रहा होगा। लेट मी चेक कि आपको दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ हाँ, थोड़ा सा कॉर्नर पे है, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको इधर कर देती हूँ, थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। ठीक है, ठीक है ना? अभी तो दिख रहा होगा अच्छे से। हाँ, अभी दिख रहा है। यस, ओके। तो ये मैंने लिखा हुआ है 29.1 करके, ऐसा इन्होंने दिया हुआ है ना। और चाइल्ड वेस्टिंग, लो वेट फॉर हाइट, लो वे से वेस्ट, वेट, वेट लो। ओके, तो लो वेट फॉर हाइट रेट इज हाईएस्ट फॉर एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। तो हमारे यहाँ पे चाइल्ड वेस्टिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना। चाइल्ड वेस्टिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अभी इस साल में, है ना। और फिर इम्प्रूवमेंट किस में आई है? इसमें चाइल्ड स्टंटिंग में इम्प्रूवमेंट आई है, और चाइल्ड मोर्टेलिटी में भी इम्प्रूवमेंट आई है। तो ये हैप्पी फेसेस बना लो भाई कि चलो इसमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट हमने देख ली। ओके, तो ये अच्छा है। इसमें सैड फेस बना लो, चाइल्ड वेस्टिंग हमने अच्छा नहीं किया। ओके, सिर्फ साउथ एशिया में सबसे पीछे हम आए, इनकी कोई बात ही नहीं है, तो हमेशा यही करते हैं, इनके पास और कोई काम ही नहीं है। ओके, डायमेंशन 3 है और इंडिकेटर 4 है। ओके, डायमेंशन आपके 3 है। डायमेंशन कौन से है? चलो, ये तो इन्होंने इंडिकेटर बता दिए। ये क्या बताया इन्होंने? बता दिए ये इंडिकेटर। ओके, हम बात कर लेते हैं डायमेंशन की। तो डायमेंशन कितने होते हैं? डायमेंशन होते हैं 3। वो डायमेंशन कहीं पे लिखे हुए हैं क्या? आधे नहीं लिखे हुए हैं मैम, तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे डायमेंशन को तुरंत इस जगह पे। कलर बदलो, डायमेंशन लिख लो। अब डायमेंशन कौन से होते हैं? तो डायमेंशन आपके 3 है। डायमेंशन में पहला डायमेंशन कौन सा है? तो वो है आपका इनएडिक्वेट फूड सप्लाई। ओके, क्या है? इनएडिक्वेट फूड सप्लाई। सेकंड आपका चाइल्ड मोर्टेलिटी, और थर्ड आपका आ जाता है
चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन। चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन के अंदर दो आते हैं, जो कि होता है स्टंटिंग एंड वेस्टिंग। ओके, तो चाइल्ड मोर्टेलिटी का चाइल्ड मोर्टेलिटी इंडिकेटर है। ओके, और इनएडिक्वेट फूड सप्लाई का क्या है, क्या इनएडिक्वेट होगा तो अंडर नरिशमेंट होगा। इस तरीके से आपकी सारी चीजें कंप्लीटली आपको आई होप समझ में अब आ गई होंगी। ओके, चलो, इस तरीके से हम लोगों ने ये पर्टिकुलरली कंप्लीट कर लिया और हमें ये फील हुआ कि हाँ भाई हम पढ़ चुके हैं, इट इज नॉट कि हम लोग नया नया बुक आई और हमसे पढ़। ओके, अब हमारे यहाँ पे हंगर इतनी क्यों बढ़ रही है ना, हंगर इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही है आखिरकार। तो हंगर के भी काफी सारे कारण हैं। क्या कारण है हंगर के, चलो बताओ। हंगर के आपको कारण अगर जानने हो तो आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ पे हिडन हंगर है, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन है, इनकम इनइक्वालिटी है। ओके, तो ये सारी चीजें, ये देखिए, सोशल इनइक्वालिटी है, जेंडर इनइक्वालिटी है, साइकोलॉजिकल इश्यूज है ना, डाइटरी हैबिट्स प्रॉब्लम में। तो ये सारी, देखो ये कितनी अच्छे से लिखा हुआ है, दिस इज हाउ यू कैन राइट इट डाउन कि भाई हंगर, ये सारी चीजों की वजह से भी हम देख रहे हैं कि दिस इज कॉजिंग द माल नरिशमेंट, रीजन फॉर राइजिंग हंगर एंड माल नरिशमेंट। तो ये सारे हो गए रीजन फॉर राइजिंग हंगर। आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, यू ऑल नीड टू डू वन थिंग कि भाई हाँ हमने सिंपली यहाँ से उठाया और हमने लिख लिया कि भाई ये क्या है, ये है रीजन फॉर माल, रीजन फॉर, लिखते जाइए साथ के साथ, है ना, लिखना ही जरूरी है, वहां पर लिख के बताना पड़ेगा। रीजन फॉर राइजिंग हंगर एंड माल नरिशमेंट। ओके, तो इस तरीके से आपने लिख लिया। अब आपको पता चल गया कि हाँ भाई हंगर क्यों बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पर इनकम इनइक्वालिटी है ना। पीपल आर अनेबल टू बाय मिल्क, वेजीज, almonds सिंस 21% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज बिलो पॉवर्टी लाइन, आप देख सकते हो। फिर इसके बाद जेंडर इनइक्वालिटी है, women eating last, और social inequality, SC, ST, etc., deprived of economic opportunities, unable to buy good food, water sanitation diseases है, open defecation, worm in intestine, इवन इंटेस्टाइन इन वर्म, तो इवन आप देख सकते हो, आप बहुत सारे बच्चों के साथ इश्यूज है। ओके, और इंटरोथेरेपी, इंटरोथेरेपी क्या होता है कि भाई यहाँ पर आपको ना बहुत सूजन आ जाती है बच्चों के पेट में बहुत, और आपने देखा होगा वो एक वो मेरास्मस क्वाशोरकर डिजीज के टाइम का एक वो इश्यू आता है, साइकोलॉजिकल इश्यूज है। ओके, वो उनको मतलब क्या होता है कि लोग इसलिए नहीं खाते हैं, उनको लगता है कि हम कहीं मतलब मोटे ना हो जाएं, कहीं मोटे ना हो जाएं। तो ये एक चीज है, उनको सोशल मीडिया वहां पे मतलब थोड़ा सा इमेज, बॉडी इमेजिंग की प्रॉब्लम होती है, डाइटरी हैबिट्स, ये सारी अच्छे खासे रीजन है। आप इसको आसानी से लिख सकते हो, राइट फ्रॉम हियर क्यों नई चीज पढ़ना, है ना। वहां पर वो ये भी हो रहा है कि हाँ भाई इन्होंने अपना अलग से बता दिया कि भाई परचेजिंग पावर लोगों की डिक्लाइन डिक्लाइन हो रही है, इन्फ्लेशन की भी एक प्रॉब्लम है ना। एक प्रॉब्लम हम इन्फ्लेशन की भी बता सकते हैं कि इन्फ्लेशन, है ना, डिक्लाइनिंग परचेजिंग पावर, तो ये भी आप लिख सकते हैं कि भाई ये भी तो हो रहा है ना। आई नो मेरी राइटिंग थोड़ी कम अच्छी है और जल्दी लिखने में और ज्यादा खराब हो जाती है, बट प्लीज बियर विद मी, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू हेल्प यू। आपकी चीज़ों को थोड़ा और इजी करने की कोशिश में लगी हुई हूँ मैं, इसमें आपको मेरी मदद करनी होगी, तभी मैं आपकी अच्छे से मदद कर पाऊंगी, है ना। चलिए, इसी बात पे फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और फूड वेस्टेज हो रहा है, फूड वेस्टेज भी एक अच्छा खासा कारण है कि भाई फूड वेस्टेज नहीं लिखा हुआ तो आपने लिख लेना है कि भाई फूड वेस्टेज भी होता है। ओके, आपको पता है कि यहाँ पर फंड्स को यूटिलाइज नहीं किया जा सकता है, जो जो भी आईसीडीएस में फंड्स होते हैं ना, यूटिलाइजेशन, ओके, मोर देन 50% नॉट यूज्ड, कब कहाँ पर नॉट यूज्ड ऑफ आईसीडीएस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम में नहीं यूज हो रहा है। अब आप सोच लो कि क्या ही दिक्कत हो रखी है ना। इसके अलावा राइस वीट पॉलिसी तो अपने को पता ही है कि राइस वीट पॉलिसी हो रही है, मल्टी डायमेंशनल नेचर है यहाँ पे हंगर का, काफी ज्यादा मतलब अलग अलग प्रकार से अपने आप को हंगर मैनिफेस्ट करती है कि देखो भाई किस तरह की हंगर।
एंड उस तरह के होगा तो काफी सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। चलिए फिर आगे बढ़े। ओके, आई होप इतना मतलब सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। और ये काफी अच्छे से मतलब इससे आपको ना थोड़ा सा ये आसानी ये रहेगी कि आपको बहुत ही ज्यादा फायदा ये होगा कि आपको नया नहीं लगेगा कि नहीं हाँ भाई मैंने पढ़ा हुआ है, आई नो इट, मुझे वही सेम चीज याद करनी, मैं वही लिख के आ जाऊंगा। है ना? क्या आपने अपनी ग्रेजुएशन या स्कूल के टाइम पे इतनी सारी बुक बदली जितनी आप यूपीएससी के टाइम पे बदलते हो? वहां पे तो इतना प्रॉब्लम भी नहीं थी। यहाँ पे तो आप ऐसे बदलते हो जैसे कि आपको घूम रहे हो। बाय द वे, आई विल नॉट टॉक मच। अब वे फॉरवर्ड यही है कि मल्टी सेक्टोरल अप्रोच रखिए। वही नीचे आपको बताना था, वे फॉरवर्ड जो नीचे बताया हुआ था वो टेम्पलेट दिया हुआ था, वो उस टेम्पलेट से आप काम कर सकते हैं। आपने बता सकते हैं कि हाँ भाई वे फॉरवर्ड में पोर्शन ट्रैकर का यूज होना, पोर्शन ज्ञान पोर्टल का यूज होना, है ना? या फिर ये एक तरह की गवर्नमेंट स्कीम्स है दैट यू कैन से कि हाँ भाई गवर्नमेंट इज डूइंग दिस थ्रू दिस वेज, है ना? हंगर एलिमिनेशन, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी इज फंडामेंटल फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। ओके, तो इन्होंने क्या नहीं दिया हुआ है? इन्होंने नहीं दिया हुआ है वे फॉरवर्ड की क्या हम करें। ओके, तो आपको उठा के लिख देना है तुरंत यहाँ पर वे फॉरवर्ड। आपके पास पेन है, आप उठाइए कि भाई हम वे फॉरवर्ड लिख देंगे खुद ही हंगर के लिए। ओके, तो क्या है हंगर के लिए वे फॉरवर्ड? आप तुरंत बोलते जाइए और लिखते जाइए। हंगर के लिए वे फॉरवर्ड है मल्टी सेक्टोरल, क्या है? मल्टी सेक्टोरल अप्रोच। ओके, क्योंकि आपको सोशल सेक्टर पे भी ध्यान देना होगा, हेल्थ सेक्टर पे भी ध्यान देना होगा, न्यूट्रिशन की भी बात करनी होगी, सैनिटेशन की भी बात करनी होगी। ओके, डाइवर्सिफाई फूड बास्केट, डाइवर्सिफाई फूड बास्केट। ओके, फिर इसके बाद एनहांसिंग प्रोडक्शन, एनहांस कर सकते हैं अपना प्रोडक्शन। और एनहांस प्रोडक्शन दैट मीन्स नॉट इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, इट इज एनहांसिंग प्रोडक्शन, दैट मीन्स इट शुड बी फीडिंग टू द प्लेस जो भी मतलब हो रहा है, जहां पर जो खेती हो रही है वहां पर भी अच्छी चीजें रहे। ओके, एनहांस करना प्रोडक्शन को। ओके, रिडक्शन ऑफ वेस्टेज। अब रिडक्शन ऑफ वेस्टेज कैसे करना है? सेटिंग ऑफ कोल्ड स्टोरेज। और ये जो धान्य लक्ष्मी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कि रिड्यूसिंग वेस्टेज में आप धान्य लक्ष्मी लिख दीजिए, है ना? एग्जाम्पल क्या लिख दीजिए? धान्य लक्ष्मी वाला जो एक एक धान्य लक्ष्मी में होता क्या है कि हर एक घर में छोटा छोटा स्टोरेज बना के रखते हैं कि भाई हाँ यहाँ पे लेडीज है और वो अपने घर में रखेंगी। or decentralized storage scheme in the villages where the women will take care of the particular grain that is kept there by the government, and later upon after a period of time they can like give them back with some particular amount of rent they will receive, तो a kind of rent उनको मिलता है। तो ये आप धान्य लक्ष्मी लिख सकते हैं, है ना? फिर वही सी चीज है कि थोड़ा सा अवेयरनेस भी बढ़ाइए कि भाई देखो इस तरीके से खाओ, इस तरीके से यूज करो चीजों को। ओके, काफी सारे स्टेक होल्डर्स हैं, है ना? जैसे कि इसमें एग्जांपल अवेयरनेस थ्रू एनजीओज, है ना? एसएचजीज, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू। ओके, सिविल सोसाइटीज, पीआरआईज। ओके, इन सबको, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, इन सबको अपने साथ इंक्लूड करना है, मल्टी सेक्टोरल अप्रोच रखनी है। ओके, तो ये सारी चीजें हमें करना है। हमें ये बोलना है कि भाई डाइवर्सिफाई करो फूड बास्केट्स, हाउ? राइट फ्रॉम द प्रोडक्शन टिल इट रीचेस टू द पर्टिकुलर जो प्लेट, है ना? प्रोडक्शन, इसकी बात हम कर रहे हैं। ओके, प्रोडक्शन टू प्लेट, वहां तक डाइवर्सिफाई करनी है पूरा। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा ध्यान रख के चलनी है कि हाँ भाई हम इस तरीके से काम करेंगे, हमें वे फॉरवर्ड इस तरीके से लिखना है। और देखिए मैं आपको बता दूं, 80% और इवन 70% ऑफ द पेपर दैट इवन अ टॉपर राइट्स इज प्री मैन्युफैक्चर्ड, पहले से ही मैन्युफैक्चर्ड होता है, वो पहले से ही दिमाग में मैन्युफैक्चर करके गए होते हैं। अगर आप इन सारी चीजों को थोड़ा नहीं ध्यान देंगे तो आपके लिए हो जाएगी दिक्कत खड़ी। आपको लगेगा कि अरे मैंने तो अभी नया नया पढ़ा, मुझे क्या याद रहेगा। You won't be able to revise it, you won't be able to understand, okay, I have completed major books as well, you won't be able to understand, okay, I've taken the example from major books itself. So you have to decide one thing, that okay, this is particular my major book, these are the chapters, I have to take examples from here, from polity, from economy, from history, from geography, from environment, from science and tech, and from internal security. I know that international relation is something that relates with the internal security, and I can go with it with the inter and intra connective
connectivity approach so that I can make best use of whatever I read. So this way आपको बार बार ध्यान देना है, और इसीलिए मैं बार बार ये चीज आपके दिमाग में डालती रहती हूँ कि focus on your major books and extract the material from there. You will get almost 80%, or not if 80%, at least 60% is certain. I can guarantee you that you get from there. Hunger hotspot report देख लो, global food security index, what can't you write? You can write anything. हंगर हॉटस्पॉट आप देख लो कि कितने सारे हैं, इथियोपिया, मेडागास्कर, यमन, साउथ सूडान, नाइजीरिया, यहाँ पर हंगर हॉटस्पॉट है बहुत ज्यादा। इवन V20 जो स्कीम आई थी, तो V20 में वो जगह थी, और V20 की भी बात कर सकते हैं, है ना। दीज आर हंगर से भी इनको पड़ेगा बहुत बुरा इनको असर, इनकी डिस्प्लेसमेंट इनको बहुत बुरा हो सकता है, यहाँ पे सिविल अनरेस्ट हो सकता है क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो वो वल्नरेबल 20s के बारे में भी आप बात कर सकते हैं व्हेन यू टॉक अबाउट, एंड यू हैव टू टेक वासुदेव कुटुंबकम का नारा कि भाई हमारा देश हमारा है और हमारी पृथ्वी भी हमारी है, इसलिए हम पूरा पूरा ध्यान ये रखें कि सिर्फ हमारा नहीं, हम सबका भला हो, और हमें ग्लोबल अप्रोच से चलना। और ये सारी चीजें बहुत लंबे समय बाद समझ में आती है बच्चों को कि भाई सब कुछ अपने पास है, याद करना अपना अपने लिए अच्छा होगा, बेटर होगा। चलो फिर ये हो गया ना, हंगर वाला ये कंप्लीट हो गया भाई। ये मल्टी सेक्टर में मैंने बता दिया सारी चीजें, और भी इंटरवेंशन मैंने बता दिया कि देखो कितनी सारी इंटरवेंशन है, ICDS, नेशनल फूड सिक्योरिटी, ऊपर कितनी सारी देखो लिखी हुई है, इससे ज्यादा क्या ही मिलेगा आपको, है ना। IMPDS, अन्न वितरण, डिस्प्ले द सेल्स डेटा सब्सक्राइब, ये सारी चीजें, हंगर फूड डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स, देखो ये कितनी सारी चीजें हैं। यू कैन राइट ऑल दीज थिंग्स कि हाँ भाई मुझे पता है कि कितने सारे फूड रिफॉर्म्स, फूड डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स लिए गए हैं, कि इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल, ग्लोबल पोजीशन, GPS, रेडियो फ्रीक्वेंसी, RFID बेस्ड रियल टाइम व्हीकल ट्रैकिंग, और आधार नंबर हेल्प रिमूविंग डुप्लीकेट घोस्ट राशन कार्ड, NFSA का करना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आत्मनिर्भर PM गरीब कल्याण, फ्री मंथली LPG सिलेंडर, ये सारी चीजें, ये सब आप यहीं से लिख लो कि भाई ये सारी चीजें कर रहे हैं। जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये सब आपको मिड डे मील, ये सब आपको इस बुक में भी मिल जाएगा, और यहाँ पर भी सब कुछ चाहिए। आई होप इससे अच्छा नहीं समझ में आया होगा कि भाई ये आपको बेसिक भी बता रहे हैं और अच्छे से समझा रहे हैं। ओके, चलो हिडन हंगर तो आपको पता ही है कि एक ऐसी ही ऐसा मतलब फॉर्म जिसमें कि अंडर न्यूट्रिशन, it is a form of undernutrition that occurs when intake or absorption of vitamins and minerals is too low to sustain good health despite getting adequate calories. Okay, तो आपको adequate calories मिलने के बावजूद भी you are not able to sustain and you are struggling with the malnourishment. तो ये सारी चीजें बचने, इन सारी चीजों से बचने के लिए आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देना होगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है? नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। आप देखो NFSA, अब आप NFSA वहां से पढ़ोगे, इससे अच्छा यहीं से पढ़ लो भाई, NFSA तो इसमें भी दिया हुआ, कोई बुराई है क्या NFSA यहाँ से पढ़ने से, है ना। तो भाई NFSA पढ़ लेते हैं, ऊपर दिया हुआ है NFSA 1 2 3, देखो देखो ये सब कुछ दिया हुआ है, एवरीथिंग दे हैव गिवन। अब ये क्या करें भाई, जान लोगे क्या हमारे सर, मृणाल सर की चलो, तो NFSA भी दिया हुआ है, सिंपल सी चीज है कि बॉस कौन है। बॉस आपको पता है कि डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, NFSA के बारे में पता है। और आपको ये क्यों आया न्यूज में, क्योंकि सेंटर ने बोल दिया कि भाई पूरे 2023 में, न्यूज में किया गया कि भाई 2023 में फ्री 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 राशन ले जाओ, हमारे सर में ओले बरसाओ और वोट देके जाओ, मतलब वोटिंग पॉलिसी। बाय द वे, please don't get offended any of the mantris, it is not wrong when you want to make policy. बाय द वे आगे बढ़ते हैं, क्या करें। 2023 में फ्री की बात हुई तो NFSA आ गया न्यूज में, लेकिन NFSA तो हमारी बुक में ही है, तो फिर हम कहीं और से क्यों पढ़े, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि NFSA में पता है यूनियन प्रोक्योर ग्रेन फ्रॉम फार्मर्स एट MSP, और फिर उसके बाद यूनियन सेल्स द ग्रेन्स टू स्टेट्स एंड सेंट्रल इशू प्राइस। तो ये होता है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है कि भाई सेंट्रल इशू प्राइस CIP,
क्वांटिटेटिव अलॉटमेंट टू ईच स्टेट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बेनिफिशरीज। और फिर इसके बाद आ जाता है एनएफएसए एक्ट रिक्वायर्ड दैट सीआईपी कांट बी ग्रेटर देन एमएसपी। एनएफएसए कहता है कि जो सीआईपी है वो एमएसपी से ऊपर ना हो। अभी सीआईपी क्या है? सीआईपी है सेंट्रल इशू प्राइस। अब सीआईपी क्या होगा? एमएसपी से कम होगा। एमएसपी से सीआईपी क्या होगा? कम होगा। सेंट्रल इशू प्राइस में बस पैसे जो थे इनके पास आ रहे हैं और यहाँ से पैसे जो है जा रहे हैं। अब देखो पैसे जा ज्यादा रहे आ कम रहे है ना। तो अब क्या होगा? स्टेट अल्टीमेटली सेल द ग्रेन टू बेनिफिशियरी थ्रू फेयर प्राइस शॉप। फेयर प्राइस शॉप से जाता है। ये सब रिवीजन फॉर्म है, इट इज जस्ट अ रिवीजन। आपको बस थोड़ा रिवीजन ही करना है, आपको सब कुछ आता है, बिलीव मी। इट्स सेंट्रल सेक्टर स्कीम बजट 2019 अलॉटेड 1.5 लाख करोड़ 2019 के बजट में इन्होंने दिया हुआ था। और ये जो एनएफएसए आया था ये आपका 2013 में आपका आया था। और आई थिंक मैंने कल आपको पढ़ाया भी था, आई जस्ट फॉरगॉट मैंने पढ़ाया था बाय द वे। फिलहाल इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ? इसका इवोल्यूशन काफी अच्छे तरीके से हुआ। अब ऐसे केस में पता है आप क्या क्या करिए? यू आर सिंपली टू डू वन थिंग कि जब जो टाइमलाइन आपको बहुत अच्छी लगे उसको उठा के आपको तुरंत कॉपी पेस्ट कर लेना इधर। चलो मैं कॉपी पेस्ट करके दिखाती हूँ। बस यही एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि हम लोग कुछ भी उठा सके। देखिए इस तरीके से जो अगर होता है कोई भी पेज में अगर आपने डाल दिया तो आपको पता है कि हाँ इसको वो ऐसे भी लिखा जा सकता है। और डिजिटल रिफॉर्म्स, fortification of rice, online grievance registration facility, automation of the supply chain, आधार सीडिंग, ये सब आप आसानी से लिख सकते हैं, है ना। और ये आपको आसानी से लिखने के बजाय ये भी बताएगा कि हाँ भाई देखो ऐसे लिखो भाई। और सब तो जो आपको जनरल पॉइंट इसमें दिए होते हैं वो तो आपको पता ही होता है ना। एनएफएसए में और जो भी चीजें होती हैं वो सब तो आपको जनरल चीजें तो आपको पता ही होंगी, सिंपल सी चीजें। तो बस आपको यही करना है कि थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे कि अभी मुझे अचानक से ऐसे याद आया कि मैंने तो उसमें पढ़ा था ग्लोबल हंगर इंडेक्स का, ये पढ़ा था वो पढ़ा था, मुझे अचानक से ऐसा लगा कि चलो वहीं से देखते हैं। तो मैं सारी चीजें समझ में आ गई कि हाँ चलो वहीं से देखूंगा। और इसी तरीके से आपके भी दिमाग में बार बार आना चाहिए, इससे आपको फायदा होगा। अब एनएफएसए के चैलेंजेस क्या होते हैं? एनएफएसए के चैलेंजेस क्या होते हैं? तो भाई एनएफएसए के चैलेंजेस अलग से तो उन्होंने दिए नहीं है। बस एनएफएसए के बारे में बताया है कि भाई यहाँ पर सीआईपी होता है, यहाँ पर स्टेट शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं, स्टेट शॉर्टलिस्ट करते हैं बेनिफिशरीज को, उनको फूड ग्रेन सेल करते हैं। 2/3 जो 67% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन है वो कवर्ड है, इंक्लूडिंग 75% ऑफ रूरल और 50% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। हमको प्राइस भी यहाँ से पता चल गया है, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या है। तो भाई पेज में जगह तो है ना, तो भाई प्रॉब्लम्स लिख लेंगे हम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमने लिखा तुरंत के तुरंत एनएफएसए चैलेंजेस। पहला आपको वही आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी, क्योंकि डिफरेंट क्राइटेरिया है डिफरेंट स्टेट में, उससे एरर हो जाती है। पुअर पब्लिक ग्रीन मैनेजमेंट, क्योंकि काफी ज्यादा स्टोरेज होता है, ज्यादा रिक्वायरमेंट से भी ज्यादा, तो लॉस तो मतलब स्टोरेज कॉस्ट ज्यादा पड़ती है। मैसिव लीकेज है 40 to 50% तो लीकेज ही हो जाता है ना। और कुछ स्टेट में तो 60-70% है। फाइनेंशियल इनेबिलिटी हम लोग देख सकते हैं, इनवायबिलिटी है इसमें, क्योंकि लॉस होता है हमारा लगभग 33,000 करोड़ का। इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी में वाटर रिप्लेसेंट, सॉइल पॉल्यूशन चैलेंजेस डब्ल्यूटीओ के हैं कंसीडर्ड, जैसे कि प्राइस डिस्टॉर्टिंग नॉर्म्स हम यूज मानते हैं। तो ये आपका एक बार हो गया एक जगह पे। यहाँ पर आपको मेंस का आपको तुरंत ऐसा करना है। आप अपनी बुक में ना, मैंने ये चीज करनी है, हमेशा से ये करिए कि अपने बुक के फर्स्ट पेज में या फिर एक नोटबुक बना लीजिए, उसमें हमेशा लिखिए कि हाँ ये पॉइंट है, या फिर उसको भी छोड़ दीजिए, लीव इट कंप्लीटली, लीव इट। टेक योर सिलेबस, है ना। सिलेबस को लेना है, उठा लेना है तुरंत। उसमें जहां पर भी हंगर की बात लिखी हो कि हाँ भाई हम पढ़ रहे हैं डेवलपमेंटल इशूज है, कहीं हंगर लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ है। अगर आपको पहले तो देखना है कि हाँ पॉवर्टी, डेवलपमेंटल इशूज, सोशल एम्पावरमेंट, चलो हंगर अलग से नहीं लिखा हुआ, लेकिन हंगर पे क्वेश्चन जरूर आया है। तो हम इसको क्या करेंगे कि अपनी सिलेबस, मेरे पास एक्चुअली पेज है तो उसको उठाया, उसमें लिख दिया हंगर। ओके। और जो भी पेज है आपकी बुक का, पेज 845 9, बस काम खत्म आपका। क्योंकि क्वेश्चन आ चुके हैं कई बार, आपको पता है कि हंगर यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने तुरंत वहां पे उसको उठा के डाल दिया। अब आपको जैसे ही सिलेबस उठाएंगे आपको पता है हाँ आपको हंगर ही पढ़ना है, आपको तुरंत एक जगह पे हो जाएगा वो कंसोलिडेट।
इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत इजी कर सकते हैं, एक्टिव रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, कहीं भी जा रहे हैं, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और चीजें आपको लगेंगी कि हाँ भाई पढ़ी हुई है, मेरी तो ट्यूटोरियल इमेज बन गई, मैंने इतना अच्छे से लिखा हुआ है, सब कुछ किया हुआ है, एंड यू विल फील सो हैप्पी। ओके, अभी बात समझ में आ गई ना, मैंने इतना सब कुछ बता डाला है ज्ञान। ओके, अब क्या है, वही है कि जो 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 यहाँ पे प्रॉब्लम है वो वहाँ पे दूर कर दो। ये चैलेंजेस है, तो जैसे आपने इधर चैलेंजेस लिखे, इधर आप लिख लीजिए वे फॉरवर्ड कि आपको करना क्या है। वही सेम चीज की बेटर आइडेंटिफिकेशन करो, इंश्योर करो, रेशनेट करो बेनिफिशियरी को, सीआईपी जो है उसको रिवाइज करिए, क्या है वो, सेंट्रल इशू प्राइस। ओके, सीआईपी को रिवाइज कर लो, और एफिशिएंट मार्केट को इंश्योर करना, और डिजिटाइजेशन करवाना, इशू रिलेटेड टू डिनायल ऑफ फूड ड्यू टू लैक ऑफ आधार सीडिंग नीडेड टू बी एड्रेस्ड, और अर्जेंट बेसिस पर एड्रेस होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको जैसे कि अब देखिए मेरा क्या है, मैं तो लिख लूंगी, लेकिन आप अपने इसमें लिख लीजिए, क्योंकि मैंने जब एनएफएसए का पहले नहीं किया था उससे, तो भाई मैंने नहीं लिखा, तो आप भी लिख लीजिए भाई, देखो तुरंत अपनी बुक में लिख लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे मैम मेरे पास तो डिजिटल नहीं है, तो आप एक पेज लगा के लिख लीजिए, दैट इज ऑल्सो ओके। ओके, एक पेज लगा के लिख लीजिए, या फिर अपनी नोटबुक अलग बनाइए, उस नोटबुक में पेज नंबर मेंशन करते हुए सारी चीजें लिख लीजिए। बस writing and reading and understanding, all three are important। एक दिन में पूरी बुक खत्म करने से कुछ नहीं होगा। आई माई सेल्फ ऑल्सो फिनिश वन बुक इन अ डे, बट फिर उसके बाद कुछ याद नहीं रहता है, तो समझ में नहीं। बस इतना ही दुख है, और कोई तो दुख नहीं है, सब सुख ही सुख है। चलो फिर आगे बात करें। जितना भी था कि भाई रैशनलाइज करूँ, रिड्यूस करो नंबर ऑफ बेनिफिशियरी फ्रॉम 67 टू 40%, जैसा कि शांता कुमार कमेटी कहती है कि भाई शांता कुमार कमेटी शांति से एनएफएसए को मान, एनएफएसए हमारी बात मान लो, ये सारी बातें होती है। ओके, चलो फिर आगे बढ़े, हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पोषण जी की। पोषण प्राइम मिनिस्टर ओवर आर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक अभियान। अब आपको तुरंत सर्च कर लेना कि क्या भाई पोषण हमारे यहाँ पे भी है, पोषण अभियान क्या हमारे यहाँ नहीं होगा। देखते हैं मृणाल सर, अरे देखो सर ने दिया हुआ पोषण अभियान, दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। लॉन्च ये 2017 में हुआ था, इन्होंने पोषण अभियान में लिख दिया, लो इसमें मिल गया तुरंत। आप देख लेना कि हाँ भाई पोषण की बात करें, पोषण अभियान 2018 में आया था, लेकिन उन्होंने सबसे पहले माल न्यूट्रिशन के कॉज बता दिए थे। और फिर हम आगे बढ़े, तो यहाँ पे हमने देखा कि हाँ देखो यहाँ से शुरू हो रहा है पोषण अभियान के बारे में, है ना, इस जगह पे पोषण अभियान के बारे में शुरू होने जा रहा है। तो हम तो भाई यहीं से पढ़ेंगे, हमारे फेवरेट सर जी की बुक है। तो बाय द वे आप सोच रहे होंगे मैम है और सर ही सर के गए गा रही है, क्या करें भाई, पढ़ा है तो पढ़ा है। नेवर be shy to give credit to any good thing to anyone who you have taken help from। ओके, चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो पोषण अभियान आपने लिख दिया कि हाँ भाई ये पोषण अभियान आई 2018 नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। ओके, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। और फिर ये एक्चुअली पोषण प्राइम मिनिस्टर ओवर आर्चिंग स्कीम ऑफ ये, इतना मतलब परेशान नहीं हो, परेशान मत होइए, ये सही पोषण देश रोशन, ऐसा करके बोला था। मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वही चाइल्ड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट होती है। कोई स्कीम है नॉट 100% फंडेड बाय यूनियन, नॉट 100% फंडेड बाय यूनियन, कोई स्कीम है बट नॉट 100% फंडेड बाय द यूनियन। ओके, अब क्योंकि न्यूज में ये क्यों है, क्योंकि नीति आयोग ने 4th प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑन पोषण अभियान करी है रिलीज। ओके, 4th प्रोग्रेस रिपोर्ट आ गई है। तो क्या अच्छा है बताइए, ये तरीका अच्छा है। देखिए मैं अपनी चीजों को एक्सपेरिमेंट करने में बिलीव करती हूँ, एंड दिस एक्सपेरिमेंटेशन लीड्स टू यू टू वन सोर्स, लीड्स यू टू बैक टू योर बेसिक्स वेयर यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम, है ना। तो इससे आपको बहुत फायदे होंगे, तो इसलिए अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो तो आप ऐसे बताइए, अदरवाइज तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको तुरंत वो मेन स्ट्रीम 65 दिखा के फटाफट खत्म करवाने की क्षमता रखती हूँ, है ना। चलो फिलहाल आगे बढ़े ना। 4th प्रोग्रेस रिपोर्ट ये लेकर के आए थे, तो इसी वजह से पोषण फ्री हुई, ये न्यूज में आ गया ऑन पोषण अभियान। अब इतना ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो मैं सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए लिख देती हूँ, दिस इज नॉट नीडेड टू बी रिपीटेड, है ना। अब हमें क्या बात करनी है, अच्छा पोषण अभियान आया है, तो पोषण अभियान में आखिरकार कौन कौन सी चीजें
अरे वाह, पोषण अभियान के बारे में तो बहुत अच्छे से इसमें दिया हुआ है, तो भाई हम क्या करेंगे, हम सिंपली उसको काट के अपनी इस बुक में लगा देंगे और फिर हमारे लिए पोषण अभियान हमेशा तो मेरी बुक में हो जाएगा एंड आई विल नॉट फील एनी इशू। तो भाई पोषण अभियान एग्जैक्टली पोषण अभियान अलग से आना इज अ लिटिल बिट थिंग कि आई ना पता नहीं, बट फिर भी हमें इसके फीचर पता होने चाहिए। तो लेट मी शो यू दैट ट्रेमेंडसली गुड डायग्राम, और वो है इधर, दिखाती हूँ। तो भाई ये है आपका पोषण अभियान का सोशल ऑडिट एंड इन्वॉल्विंग मासेस थ्रू जन आंदोलन, मैपिंग ऑफ वेरियस स्कीम कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स एड्रेसिंग माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन से भी ये लड़ते हैं, ये जन आंदोलन के थ्रू मासेस को इकट्ठा करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं अ वेरी रोबस्ट कन्वर्जेंस मैकेनिज्म, आईसीटी बेस्ड रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम इससे होता है, इंसेंटिवाइज करते हैं स्टेट्स यूटी को फॉर मीटिंग टारगेट्स एंड इंसेंटिवाइज करते हैं AWWs को, आंगनवाड़ी वर्कर्स को, फॉर using it based tools and eliminating registers using by Anganwadi workers. Okay, then introducing measurement of height of children at आंगनवाड़ी, चाहे जो केयर सेंटर्स होते हैं, आंगनवाड़ी सेंटर्स होते हैं, और फिर इसके बाद सेटिंग अप न्यूट्रिशन रिसोर्स सेंटर, तो सेटिंग अप आंगनवाड़ी वर्कर्स से देखते हैं, इंसेंटिवाइज उनको करते हैं, और मेजरमेंट ऑफ हाइट ऑफ चिल्ड्रन, आंगनवाड़ी जो सेंटर्स होते हैं वहाँ पर उनकी हाइट भी चेक करी जाती है, तो सारी चीज़ें एक के बाद एक चीज़ें बड़ी ही सीक्वेंस में बड़ी ही अच्छे से करी जाती है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है and you must remember all these things. Okay, चलिए इसी के बाद में इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो पोषण अभियान, पोषण अभियान का 2017 में लॉन्च किया वो बता रहे हैं, और वहां पर 2018, तो आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड। बाय द वे हो सकता है कि 2017 में बाद में 2018 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया हो, दैट मे बी समथिंग की हो सकता है। ओके, सो फोर्थ वो मैंने बता दिया था रिपोर्ट आपको, मतलब ये पता होना चाहिए कि जो पोषण अभियान है उसमें क्या क्या है। उसमें आईसीटी बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम है, सोशल ऑडिट्स एंड इन्वॉल्विंग मासेस थ्रू जन आंदोलन। अगर आपने पोषण अभियान के बारे में जो बेसिक्स है अगर पढ़ लिए तो फिर आपको कहीं और जाना नहीं चाहिए। तो आई वुड सजेस्ट यू कि जब भी आप मतलब करें तो आपके लिए अच्छा ये होगा कि आप अपनी, जैसे बेसिक बुक मैंने बताई, बेसिक बुक कौन सी है आपकी, आपकी इकोनॉमी की बुक है कि भाई हाँ मेरे पास इकोनॉमी की बुक है, मैंने वहाँ पर पोषण अभियान है, मैं उसको वहीं पे उठा के डाल दूंगा, क्योंकि पोषण अभियान इज गोइंग ऑन, हो सकता है कि प्रीलिम्स में उससे पूछ ले मुझे, तो इसलिए आपको इस तरीके से पढ़ना है कि प्रीलिम्स में भी आपके काम आए इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट मिनट्स। ओके, इसी के बीच में मुझे वो जो गति शक्ति अभियान था ना, गति शक्ति वाला, उसमें मैंने एक निमोनिक बनाया था, उसके जो पिलर्स हैं 6 पिलर्स, मैं आपको निमोनिक बताती हूँ, आप सोचिए जरा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो सरकार ध्यान दे ही रही है, भगवान ना करे क्वेश्चन उस पे आ गया तो। सैड कॉप, वैसे तो आने नहीं चाहिए लेकिन फिर भी आप इसके बारे में लिख सकते हैं, मतलब जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आए ना तो आप ये पिलर्स का यूज करके काफी अच्छे से लिख सकते हैं। ओके, तो इसके बारे में बताइए कि ये सैड कॉप का फुल फॉर्म, और ये है इसका गति शक्ति जो अभियान है उसके सारे के सारे 6 पिलर्स के बारे में है। ओके, जस्ट कि मैंने बीच में पूछ लिया, और कोई बात नहीं, आप ऐसे सम प्रॉब्लम, लेट मी रिजॉल्व इट। आई होप अभी सही है, अभी सही है ना, पक्का दिख रहा है ना ठीक से? आई होप कि दिख ही रहा होगा। चलिए ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा याद रखें, क्योंकि ये सब ना कीवर्ड्स बड़े अच्छे होते हैं। इसमें होता है सिंक्रोनाइजेशन, कॉम्प्रहेंसिव, प्रायोरिटाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन, ये सारे हैं कुछ वर्ड्स। तो ये सारे आप मतलब जब आप करते हो उसमें क्या बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने जाते हो, तो दीज आर दी वर्ड्स व्हिच शुड बी टेकन इनटू अकाउंट एंड व्हिच नॉट, दीज आर नॉट वर्ड्स बट द एक्शंस दैट हैव टू बी डन। बाय द वे अभी पोषण अभियान पे वापस आ जाते हैं, अचानक से मैं कहीं और चली गई थी। फिर पोषण अभियान के बारे में हमने देख लिया, वही सेम चीज 17-18 का घपला, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमें इसको लिखना ही नहीं है। ऑब्जेक्टिव पोषण अभियान का वही है कि आपको ना स्टंटिंग जो है वो रिड्यूस करनी है, और
कुछ आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट्स में करनी है विद हाईएस्ट माल न्यूट्रिशन बर्डन। कैसे करेंगे? आप कुछ की आंगनवाड़ी सर्विसेज को आप यूज करते हुए, यूटिलाइज करते हुए आप इसको जो पोषण अभियान के तहत जो स्टंटिंग है उसको कम कर देंगे। इसका एम ये है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट को एडिक्वेट न्यूट्रिशन मिले फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, मदर्स एंड चिल्ड्रंस। 2021 में क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मर्ज कर दी स्कीम लाइक सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम अंडर आंगनवाड़ी सर्विसेज, स्कीम फॉर अडोलसेंट गर्ल्स एंड पोषण अभियान, एंड रीअलाइन किया उनको सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 फॉर मैक्सिमाइजिंग न्यूट्रिशनल आउटकम्स। अब पोषण 2.0 इंटीग्रेट करने वाला है कई सारी की स्ट्रैटेजीज को कि वो फुलफिल करे उनके ऑब्जेक्टिव। एग्जाम्पल जैसे करेक्टिव स्ट्रैटेजी हो गई, न्यूट्रिशन हो गया, अवेयरनेस स्ट्रैटेजी हो गई, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजों को ये कह रहे हैं कि अब हम इंटीग्रेट करने वाले हैं जिससे कि दिक्कतें दूर हो। अब इसलिए हमें है क्योंकि हम अंडर न्यूट्रिशन को भी ट्रीट करेंगे, हम लोग स्कूल अटेंडेंस को भी अच्छा करेंगे क्योंकि आंगनबाड़ी का यूज करें, रेजिलियंस होगा, कुछ पर्टिकुलर जो इमर्जिंग चैलेंजेस है, पैंडेमिक है, डिजास्टर है, इसके अलावा इकोनॉमिक रिटर्न अच्छा मिलेगा क्योंकि $1 स्पेंड ऑन न्यूट्रिशन फूड जनरेट $34, 34 टू $38। इसी तरीके से मैंने बताया था कि अगर आप $1 स्पेंड करते हो ऑन सैनिटेशन यू कैन सेव $9। इसी तरह से अगर आप यूनिवर्सल हेल्थ केयर में करते हो कुछ इन्वेस्टमेंट तो यू गेट 10 times मोर। ये सारी बातें एक ही बार में याद होनी चाहिए, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। बाय द वे, अचानक से ऐसे एनर्जी सी आती है पढ़ाते पढ़ाते, बिल्कुल ऐसा लगता है कि मैं अभिनय सर की शिष्या हो गई हूँ। बाय द वे ये मैथ्स के सर हैं और अच्छा पढ़ाते हैं ये काफी। कहते हैं आप तो कहते हो आप, मैं बहुत प्रमोट करती हूँ सारे टीचर्स को, भाई पढ़ा है तो प्रमोट करती हूँ। और इसी तरीके से अब देखो होता क्या है कि एक टीचर है उनका एक स्टाइल, उन्होंने एक लोगों से पढ़ा है, एक टीचर है उनका एक स्टाइल, उन्होंने एक लोगों से पढ़ा है। अब आप इतने सारे टीचर से पढ़े हुए किसी व्यक्ति से जिसने सारी चीजें कहीं ना कहीं गलती हो से पढ़ेंगे तो आपको कितना फायदा होगा। दैट मीन्स यू गेट बेस्ट आउट ऑफ इट। तो लो आपने प्रमोशन भी कर दिया। चलिए पर आगे बढ़ते हैं। पोर्शन 2.0 विल इंटीग्रेट सेवरल की स्ट्रेटजीज टू फुलफिल इसकी ऑब्जेक्टिव। वही करेक्टिव स्ट्रेटजी होंगी, न्यूट्रिशन अवेयरनेस स्ट्रेटजी होंगी, कम्युनिकेशन, आपको करेक्ट करना है प्रॉब्लम्स को कि भाई ये जो डाइवर्सिफिकेशन नहीं है उसको सही करो, न्यूट्रिशन अवेयरनेस करो, ये सारी चीजें ध्यान में देने की बात है। आप इट इज सपोर्टेड बाय पोर्शन ट्रैकर, न्यू रोबस्ट आईसीटी सेंट्रलाइज डेटा सिस्टम है जो कि लिंक किया जा रहा है आरसीएच पोर्टल से, जो भी आपके रीजनल जो कि हेल्थ केयर होंगी उनसे, उन पोर्टल से इनको कनेक्ट किया जा रहा है। अनमोल पोर्टल अनमोल फॉर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, आई होप इतना याद समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, चलिए फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नाउ सक्षम आंगनवाड़ी होंगी, ये टारगेटेड इंटरवेंशन फॉर इम्प्रूविंग आंगनवाड़ी जो सेंटर्स हैं वो स्ट्रेंथन किए जाएंगे, अपग्रेड किए जाएंगे, रिजुविनेट किए जाएंगे, वही सारी स्ट्रेंथन अपग्रेडेशन एंड रिजुविनेशन अक्रॉस द कंट्री फॉर एनहांसिंग द ओवरऑल एफिशिएंसी। यही सारी चीजें वही है, स्ट्रेंथन करो, एफिशिएंसी बनाओ, इफेक्टिवनेस बढ़ाओ, एनरोलमेंट लाओ और उनके न्यूट्रिशन को स्ट्रेंथिंग कम करो, वेस्टिंग कम करो, optimization karo of the all things that are there. Why don't you optimize, why don't you utilize, why don't you prioritize? प्रायोरिटाइजेशन तो यहाँ पे नहीं चलेगा। देखिए ये जितने भी पिलर्स होते हैं ना, दीज आर नॉट ऑफ पिलर्स ऑफ एनी पर्टिकुलर थिंग, बट ये होते हैं कि भाई आप इनको पढ़ो और आप इनसे मार्क्स गेन करो, एनी वेयर एनी टाइम यू वांट टू मेक यू कैन टेक, ये ऐसे होते हैं। दीज आर द फॉर्मूलाज टू योर सक्सेस। तो बिल्कुल इनको ओपनली अच्छे से अलग अलग डायमेंशन में सोच करके यूज करिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा, आई एम टेलिंग यू। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। ओके, तो आंगनवाड़ी would additionally focus on adolescent girls 14 to 19 years in aspirational district and northeastern region, early childhood care and education 3 to 6 years and early stimulation for 0 to 3 years। अब अंडर इट 2 लाख जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं 40,000 each year will be strengthened। तो 40,000 each year will be strengthened to make requisite upgrades। तो कुछ पर्टिकुलर उनको अपग्रेडेशन करनी पड़ेगी। इट विल अंडरटेक एक्टिविटी जैसे कि स्मार्ट लर्निंग एड्स, ऑडियो विजुअल, ऑडियो एंड वीडियो टूल्स, वाटर प्यूरिफायर्स एंड डिवाइसेस सच एज रेन वाटर हार्वेस्टर, ये सारी चीजें भी यूज करी जाएंगी। तो आप देख लीजिए कि कितना अच्छा होगा। अब ऑब्जेक्टिव भी वही है, मतलब वही इनहांसिंग, प्रायोरिटाइजिंग, रिजुविनेटिंग, अपग्रेडेशन, स्ट्रेंथनिंग, ये सारी चीजें सेम वही सेम चीजें जो हम लोग पढ़ते आ रहे थे।
कि हाँ, ये कंट्रीब्यूट करें ह्यूमन कैपिटल क्रिएट करने में, डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एंड एड्रेस challenges of malnutrition. Okay, promote nutrition awareness and good eating habits for sustainable health and well-being, and address nutrition related beneficiary deficiencies through key strategies. तो जो भी डेफिशिएंसी है उनको दूर करना। आप देखिए पोषण का यही है ना कि पोषण अगर आप ग्रास रूट लेवल पे ऐसे आंख बंद करके सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि यस देयर आर प्रॉब्लम्स जो कि दूर करनी चाहिए। लोग गरीब है, लोग खाने नहीं मिल रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो भी नहीं मिल रहे हैं, तो फिर वही सेम सेम चीज है कि भाई अगर हम देंगे तो ह्यूमन कैपिटल क्रिएट होगी। कुछ माल न्यूट्रिशन की जो चैलेंजेस है जो हमारी थू हो रही है पूरे वर्ल्ड में, हमारी रैंक गिर रही है। और रैंक गिर क्या रही है, पहले 107 में 101 थे, है ना, अब 121 में 107 है। देखा जाए वैसे तो हमें बेस से भी थोड़ा चेक करना चाहिए, है ना। प्रमोट करना है न्यूट्रिशन अवेयरनेस, गुड ईटिंग हैबिट्स, डाइवर्सिफिकेशन, न्यूट्रिशन रिलेटेड डिफिशियंसीज को दूर करना है स्ट्रैटेजीज को फॉर्म करके। बस प्रॉब्लम यही है कि आप अब हम इनको प्रॉब्लम बता दें कि भाई ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अब अगर आप किसी गोल को सोच करके कूदे हैं तो आपको पता भी तो होना चाहिए कि उस रास्ते में आपको कौन कौन से कांटे मिलेंगे। सबसे बड़ा कांटा तो है इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। वही सेम काटा है कि भाई आपके पास आपने मान लो कि आपने खूब सारा अच्छा अच्छा खाना पीना ला के रख दिया किसी एक जगह पे, अब वो सड़ जाएगा अगर आप ज्यादा दिन ज्यादा खाना ला के रखोगे, और अगर कम ला के रखोगे तो पूरा नहीं पड़ेगा। तो इट डिपेंड्स कि भाई स्टोरेज अच्छी है कि नहीं है, वहां के लोग सही है कि नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर ठीक है कि नहीं है, अंडर यूटिलाइजेशन तो नहीं कर रहे हैं, आपने पैसे तो दे दिए, अंडर यूटिलाइजेशन तो नहीं है। अब कई सारे जो प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन एंड मिलियंस और जो बेबीज जो बॉर्न हुए थे इन 2020 हैव लाइकली मिस्ड कई सारी एसेंशियल इंटरवेंशन, जैसे कि वो आपका होता है कि जो टीके लगने होते हैं बच्चों को वो लगे हैं कि नहीं लगे हैं, दैट ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट, उनको भी ध्यान देना, है ना। प्रोसीजरल डिले, पोषण अभियान रिक्वायर्स quite a few ministries to work together. This not only delays matter but also increases the scope of irregularities. तो वो प्रोसीजर डिलेज होते हैं, रियल टाइम डेटा नहीं प्रोवाइड होता है न्यूट्रिशन का, तो ये भी प्रॉब्लम है। और एक्सटेंडेड वेस्टेज जब बहुत एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाता है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, तब हम ये सारी चीजें देख पाते हैं। तो ये एक चीज हमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली है। ओके, कि भाई फंड का वही सेम चीज आप कहीं पे भी उठा लो, फंड फंक्शनरीज की प्रॉब्लम है, आपकी आपका डेटा की प्रॉब्लम है, आपके पास इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम है, खाने की बात करो तो स्टोरेज की प्रॉब्लम है, एजुकेशन की बात करो तो टीचर की प्रॉब्लम है, हेल्थ की बात करो तो इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, हेल्थ की बात करो तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की प्रॉब्लम है, स्कूल की बात करो तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की प्रॉब्लम है, फंड्स की यूटिलाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं है, फंड्स की यूटिलाइजेशन की प्रॉब्लम है, क्वालिटी नहीं है। आपको सब कुछ पता है, यू नो एवरीथिंग, ऑल यू नीड टू put specific words and data so that it looks authentic in your पेपर एग्जामिनेशन। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे से दिखते हैं और कई बार फिर भी उनका क्लियर नहीं होता है। मेरे ख्याल से शायद ये भी कारण रहता होगा कि कुछ ऐसे डेटा जो मतलब फैसिनेटिंग हो, थोड़ा सा मतलब अट्रैक्ट करे, और कुछ लक फैक्टर भी होता है, ये मुझे मानना पड़ेगा, है ना। क्योंकि ऐसा तो नहीं सभी मतलब बिल्कुल ही मतलब अच्छे या खराब हो जाए, मतलब इतना आपको पता ही है। बाय द वे पोषण जो है, वे फॉरवर्ड क्या करेंगे, एक पोषण प्लस स्ट्रैटेजी लेकर के आइए, है ना, जो नीति आयोग सजेस्ट करते हैं। वो क्या कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि स्ट्रेंथ करो 4 पिलर्स जो है पोषण पे, बट ऑल्सो ऑन सोशल डिटर्मिनेंट्स, है ना। सिर्फ 4 पिलर्स पे नहीं करो, सोशल डिटर्मिनेंट जैसे कि सैनिटेशन, एजुकेशन, पॉवर्टी एलिमिनेशन। अगर इन सब पे होगा तो फिर पोषण अपने आप आएगा। अगर पॉवर्टी रही रहेगी तो फिर आप कितना ही खिला दोगे बच्चों को, कितने दिन तक खिला दोगे बच्चों को, अगर बारिश हो गई तो फिर आप कैसे उनके घर तक खाने पहुंचाओगे। अगर बच्चा नहीं आ पा रहा है किसी की तरह, कैसे पहुंचाओगे। एक्सपेंड करो कवरेज, इंप्रूव करो क्वालिटी ऑफ एसेंशियल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एंड इंटरवेंशन बाय कंटिन्यूइंग टू स्ट्रेंथन आईसीडीएस एंड हेल्थ प्लेटफॉर्म। तो ये सारी चीजें कि आपको क्या करना है कि कवरेज को एक्सपेंड करना है, क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, एसेंशियल हेल्थ की, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है। फिर एक्टिव सर्विलांस, एनहांसमेंट ऑफ रिसोर्सेज, तो वही सारी चीजें कि आपको सर्विलांस थोड़ा अच्छी करिए। आपका डेटा की प्रॉब्लम थी तो डेटा आपको लेकर के आना चाहिए, अच्छे से काउंसलिंग हो। अब आपको वहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही थी, देखो वहाँ पे स्टोरेज की प्रॉब्लम थी, वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम थी, डेटा की प्रॉब्लम थी, ये सारी प्रॉब्लम थी ना।
तो वही सेम चीज है कि भाई रियल टाइम डेटा लेकर के आओ, कोविड-19 का जो रिकवर करो, अंडर यूटिलाइजेशन मत करो, फंड का बेटर यूटिलाइजेशन करो, और प्रोसीजर डिलेज को दूर करने के लिए आप क्या करो, इंटर जो मिनिस्टेरियल कॉपरेशन की अगर जरूरत हो तो वो भी करिए, है ना, लिंकेजेस क्रिएट करिए, प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को भी उनको लेकर के आइए साथ में, बिकॉज द मोर द एक्टर्स आर द बेटर द वर्क विल बी। Okay, Eat Right and Fit India movement must be connected strongly with the Poshan Abhiyan, because Eat Right and Fit India movement are one की जो हेल्प कर सकते हैं। फिर बात करते हैं आंगनवाड़ी सिस्टम की, बहुत ज्यादा बात कर रहे थे आंगनवाड़ी वर्कर और आंगनवाड़ी सेंटर्स की। तो आंगनवाड़ी सिस्टम की अगर बात करें तो ये आईसीडीएस के अंदर आपका आता है, जो कि सर्व करता है 0 to 6 years एंड प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर। ओके, वही सेम मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, उन्होंने रिसेंटली पार्लियामेंट को इन्फॉर्म किया है कि उन्होंने लगभग 18,000 करोड़ स्पेंड कर दिए लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कि आंगनवाड़ी सिस्टम अच्छा हो। ओके, पर यहाँ तो कहीं कोई आंगनवाड़ी दिखती नहीं है। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन की तो देखिए करते क्या है, ये सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, प्री स्कूल एजुकेशन होती है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन होती है, इम्यूनाइजेशन का काम इनका होता है, हेल्थ चेकअप्स एंड रेफरल सर्विसेज भी ये दिलवाते हैं कि भाई देखो ऐसा कर लो वैसा कर लो, है ना। अगर आंगनवाड़ी सिस्टम की बात करें तो ये आपका लॉन्च कब किया गया था, ये आपको बहुत पहले लॉन्च किया गया था, जिसकी डेट यहाँ दी नहीं है और मुझे भी पता नहीं है, ठीक है। तो लॉन्च आंगनवाड़ी सर्विस स्कीम, नाउ रीनेम्ड एज सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0, एक इंटीग्रल पार्ट है इंटीग्रेटेड आईसीडीएस स्कीम का। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि आंगनवाड़ी सर्विस स्कीम इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ। अब देखिए आप, कई लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि अरे आपको तो पता नहीं है ये हो है, देखो मुझे नहीं पता है, इट इज ओके, क्योंकि अब आज आजकल गूगल है। ओके, यू कैन गूगल इट, यू कैन नो इट। द थिंग that is important is how do you use your knowledge that is with you, and more knowledge and more data will not work if you don't use that data for your benefit। तो ये जरूरी है कि आप भी यही चीज समझे कि बीइंग अ ऑफिसर यू नीड नॉट टू बी वरीड अबाउट टेकिंग ऑल द डेटा, नोइंग ऑल द डेटा एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, हाँ, लेकिन वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक कनेक्टिविटी, बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स वो होनी चाहिए जो हर जगह काम आती है। और इट इज सर्टेन कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट इज सर्टेन दैट डेटा चेंज होता रहता है, पहली चीज तो ऊपर से वो हट भी जाता है कई बार दिमाग से। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से कि भाई आप पैनिक भी मत हो किसी और के ना जानने से या खुद के भी कभी कभी ना जानने से। फाइन, आगे बढ़ते हैं। नाउ आंगनवाड़ी सर्विस स्कीम इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और ये रिप्रेजेंट करती है वर्ल्ड की लार्जेस्ट एंड यूनिक प्रोग्राम फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट। इस स्कीम का एम क्या है कि इंप्रूव करेगी न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन, रिड्यूस करेगी इंसिडेंस ऑफ मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी एंड माल न्यूट्रिशन। ओके, अब सिस्टम सर्व करता है 906 लाख 906.17 लाख बेनिफिशरीज थ्रू आंगनवाड़ी सेंटर्स, and there are around 13.89 lakh आंगनवाड़ी सेंटर्स अक्रॉस कंट्री। तो काफी सारे आंगनवाड़ी सेंटर है जिनका अभी मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं दिखता है, और प्लेटफॉर्म फॉर दी रेंडरिंग ऑल सर्विसेज अंडर दिस स्कीम। अगर हम आंगनवाड़ी वर्कर्स की बात करें, आंगनवाड़ी हेल्पर्स की बात करें, तो लगभग 13.14 लाख आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड 11.74 लाख मतलब काफी सारी है, 20-30 लाख के अराउंड है। They are basic functionaries of the ICDS who run the आंगनवाड़ी centers and implement ICDS। लेकिन फिर भी हमें बहुत ज्यादा की जरूरत है, ये तो बहुत कम है, हमें लाखों 40-40-50-50 लाख की मुझे लगता है जरूरत होगी, क्योंकि बच्चे भी हैं, जगह भी बहुत बड़ी है, हम लोगों का एरिया कुछ छोटा तो है नहीं, बच्चे भी हैं, उनको जरूरत भी है, और जब ये पहुंचाती हैं कई सारी जो बेनिफिट्स होते हैं तो उसमें लगते हैं एफर्ट, तो इट इज नीडेड। वन विलेज एरिया इज मैनेज बाय सिंगल आंगनवाड़ी। तो देख लीजिए क्या हमारे यहाँ इतना छोटा विलेज होता है, who is chosen from the community and has been trained areas such as health nutrition and child training। तो हेल्थ न्यूट्रिशन उसमें उनको ट्रेन कर दिया जाता है। लेकिन सिंगल आंगनवाड़ी वर्कर बताओ वन विलेज और एरिया बताओ संभालती है, तो बड़ी चीज है। आंगनवाड़ी सेंटर्स की बात करें, ये डिजिटली स्ट्रेंथन किए गए हैं, स्मार्टफोन फॉर पोषण ट्रैकिंग सिस्टम एंड मॉनिटरिंग डिवाइसेस। जो पोषण ट्रैकर है, इधर जॉब एड टू आंगनवाड़ी वर्कर्स, है ना, जॉब एड उनको दिए जाते हैं फॉर एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ सर्विसेज।
एंड अलॉन्ग विद रिफ्लेक्शन ऑफ देयर एफर्ट्स। तो भाई उनकी मतलब एफर्ट जो कर रहे हैं तो वो सारी चीजें रिपोर्ट हो सकती हैं, सिंपल सी चीजें। डिजिटली वो स्ट्रेंथेंड है, एक एरिया को संभालते हैं, आप देख पा रहे हो फिर तो कितनी सारी चीजें, उनको माल न्यूट्रिशन भी कम करना है, इम्यूनाइजेशन पे भी ध्यान देना है, सप्लीमेंट्री सर्विसेज भी देनी है, सप्लीमेंट्री फूड भी करवाना है, उनको रेफरल सर्विसेज भी देनी है, कितनी सारी सर्विसेज है जो हम लोगों को उनको देनी होती है। तो भाई आप सोच सकते हैं कि कितने सारे काम होते हैं, एंड एट द सेम टाइम द प्रॉब्लम इज कि दे आर नॉट गेटिंग, कि भाई उनका मतलब काफी सारी चीजें मतलब बहुत ज्यादा एरिया संभालना पड़ता है। दे हैव लिटिल मोर रीच एंड लिटिल कम छोटा एरिया देना चाहिए जिससे कि वो और अच्छे से परफॉर्म कर पाए। और दिस मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन इज बीइंग leveraged by dynamic identification of stunting, wasting, underweight prevalence under the children and last mile tracking of nutrition सर्विस डिलीवरी। अब कॉम्पनसेशन की बात करें अगर, तो जो आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स होते हैं वो पेड कर की जाती है फिक्स्ड honorarium per month as decided by the government from the time honorarium of जो होती है आंगनवाड़ी वर्कर्स की by the center has been enhanced to 3500 रुपीज पर मंथ। तो 3500 रुपये मिलता है उनको महीने का, काफी कम है, बहुत कम है ये तो। ओके, आंगनवाड़ी वर्कर्स आर ऑल्सो अलाउड a performance linked incentive rupees 500 per month for using ICDS CAS under पोषण अभियान। आईसीडीएस कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होता है कुछ पर्टिकुलर जो कि फैसिलिटेट करता है, जो हम ऊपर देख रहे थे वो फैसिलिटेट करता है कि वो जो डेटा है, रूटीन डेटा है, उसको कैप्चर करें। देखिए इतना डीप में नहीं पूछेंगे, बस आप आंगनवाड़ी वर्कर्स के कुछ सिग्निफिकेंस ये सब देख लीजिए। ये 6 टायर डैशबोर्ड होता है, ये नहीं पूछेंगे, और मतलब मुझे नहीं लगता है ये सब प्रीलिम्स में ये सब चीजें हैं। आपको एनालाइज करना है कि बताओ इतनी कम चीज, उनको इतने कम पैसे दिए जाते तो वो क्या ही वर्क करते होंगे ये। और अगर मान लो कि कोई आंगनवाड़ी वर्कर है, उसका पूरा का पूरा जो काम है, देखिए डेली तो बच्चों को पढ़ाना ही होता है उनको, ऐसा तो है नहीं कि वो बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। और अगर सच में बच्चे आ रहे हैं, सच में सारा काम हो रहा है, तो द थिंग कम्स कि उनका एक तो मोटिवेशन पैसे कम होने की वजह से कम होता है, एंड द करप्शन ऑल्सो कम्स इनटू पिक्चर, बिकॉज सैलरी बहुत कम है, ये भी एक कारण है। हालांकि किसी भी उसको रीजन नहीं बनाना चाहिए, बट देर आर रीजन, वी मस्ट मतलब होते हैं, है ना। वही है कि भाई प्रिवेंटेबल डिजीज को कर्व करती हैं ये, नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन एंड टैकलिंग चाइल्ड माल न्यूट्रिशन, एलिमिनेशन इन्फेंट मोर्टेलिटी, facilitating community health problems and community mobilization, implementation of the urgent government policies like contact tracing during COVID-19। तो ये सारे काम भी उन्होंने किए, बहुत अच्छे अच्छे काम किए, एक बार बस देख लीजिए, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। आई ये तो हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पर also almost most of the state UT are paying additional honorarium to these functionaries from their own resources। इंश्योरेंस कवरेज होता है आंगनवाड़ी वर्कर्स और आंगनवाड़ी हेल्थ केयर हैव बीन कवर्ड अंडर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और आंगनवाड़ी कार्यकर्ती बीमा योजना। अदर बेनिफिट है पेड लीव होती है, रिजर्वेशन इन प्रमोशन, यूनिफॉर्म एंड अदर इंसेंटिव एंड अवार्ड्स, ये सारी चीजें होती हैं। ओके, ये तो मतलब एएनएम आशा इन सब में क्या डिफरेंस है आप देख सकते हैं, बट आई वुड से कि नॉट मच इम्पोर्टेंट इन सब के बारे में। कि भाई हाँ, जो आंगनवाड़ी वर्कर है वो आईसीडीएस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जबकि ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ ये सब कौन से होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में, ये रूरल अर्बन दोनों एरिया में रहती है। बेस्ड ऑन ये आंगनवाड़ी सेंटर होते हैं, ये हेल्थ सब सेंटर विलेज लेवल पे जो आशा होती है वो विलेज लेवल पे होते हैं, हेल्थ सब सेंटर जो कि विलेज में एडिशनली जाकर के विजिट करते हैं। फिर की रोल इनके क्या होते हैं, वही अर्ली चाइल्डहुड केयर डेवलपमेंट ऑल दैट, यहाँ पर अवेयरनेस क्रिएट करना, काउंसिल वुमेन फैमिली रूल्स एंड वर्ड्स, वो सारी चीजें। यहाँ पर क्या है, इनको मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ को करना, यहाँ पर इनके यहाँ एजुकेशन भी है कि भाई पढ़ाना भी है थोड़ा, उनकी चाइल्डहुड केयर के बारे में बात करना। इंसेंटिव क्या है, इंसेंटिव है ऑनरेरियम है एज बाय द सेंटर, यहाँ पर परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव होता है, यहाँ पर ऑनरेरियम मतलब इनको भी मंथली पेमेंट होता है, इनको मंथली बेचारी आशा की आशा पे पानी फिर जाता है ये चीजें। ओके, तो जो एएनएम है उनको भी मिलता है और जो आंगनबाड़ी वर्कर है उनको भी मिलता है। ओके, ये सारी चीजें याद रखेंगे। फिर आगे बात करते हैं चैलेंजेस क्या है, फाइनेंशियल चैलेंजेस है उनको, है ना, थोड़ी सी मतलब इनकंसिस्टेंटी इन पैसे इनकी बजट एलोकेशन उनको हो नहीं पाता है। वही मैंने बताया ना कि एडब्ल्यूसी बहुत कम है, इनएडिक्वेट बेसिक कम्युनिटीज उनके पास नहीं होती हैं, और एक्सेसिबिलिटी टू टेक्नोलॉजी, उनकी टेक्नोलॉजी मतलब
Although availability of smartphone is necessary, ICDS says many AWS उनके पास enough स्मार्टफोन रिसीव नहीं हुआ, उनको रिसीव ही नहीं हुआ है स्मार्टफोन की वो फंक्शनिंग उसे कर पाए, है ना। इसके बाद उनके पास अम्यूनिटी नहीं होती। अभी देखो हमारे यहाँ पे अगर हम बात करें तो गैप की अगर बात करें, डेटा की बात करें, तो कई सारे स्टेट्स हैं जो रेंज एनीवेयर फ्रॉम 2% टू 8.37%। आप देख लो कितना कम है कि देयर इज गैप बिटवीन सैंक्शनड और ऑपरेशनल नंबर। तो भाई सैंक्शनड कितनी, 8.37। ओके, सैंक्शन और काम कितनी करेंगे, आई थिंक 2%। तो ये चीज़ है कि भैया सैंक्शन और ऑपरेशन में काफ़ी कम है ये जो है पर्टिकुलर आंगनवाड़ी वर्कर्स। फिर रेम्यूनरेशन का बात है कि काफ़ी कम है इन कंपैरिजन टू सर्विसेज बीइंग रेंडर्ड बाय देम स्पेशली इन द रिमोट एंड रूरल एरियाज। 3500 क्या होती है, आप 35 मान के चलो, आप 5000 भी दे देते हो तो भी काफ़ी कम है। फिर वे हेड यही है कि थोड़ा कवरेज बढ़ाइए, थोड़ा बेसिक कम्युनिटीज दीजिए, उनकी सर्विस कंडीशन भी इम्प्रूव करिए, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। उनकी रेम्यूनरेशन थोड़ी अच्छी करिए, डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, उनको जो मोबाइल चाहिए उनको दीजिए, इंस्ट्रूमेंट्स उनको जरूरी, इमीडिएट अटेंशन उस पर जानी चाहिए। वही है कि आंगनबाड़ी सिस्टम इज टेस्टामेंट टू द गवर्नमेंट कमिटमेंट, बहुत ज़रूरी है आईसीडीएस को फुलफिल करने के लिए। तो फिर इसके लिए बहुत इसको भाई करिए जिससे कि वो विशेष साइकिल में ना फंसे। ओके, ना फंसे। चलिए अब आगे बात करते हैं पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट पेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पूरा का पूरा पॉवर्टी वाला आप कहाँ से कर सकते हैं, आप पूरा का पूरा पॉवर्टी वाला कर सकते हैं उससे हमारे मृणाल सर की बुक से, है ना। वो उनकी बुक में सब कुछ, तो यहाँ से आप करें अथवा ना करें वहां से कर सकते हैं। मैनुअल स्कैवेंजिंग का इशू पता नहीं वहाँ पे दिया नहीं हुआ कि दिया होगा इसमें, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि हाँ एसडीजीज ऑन मैनुअल स्कैवेंजिंग पॉवर्टी से रिलेटेड है। क्लीन वाटर और 10 रिड्यूस इनइक्वालिटीज, 11 जो है आपकी सस्टेनेबल सिटीज, जेंडर इक्वालिटी, क्वालिटी एजुकेशन, ऑल दिस। तो मैनुअल स्कैवेंजिंग की अगर बात करें तो केरला बिकेम फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू यूज रोबोटिक टेक्नोलॉजी टू क्लीन ऑल इट्स कमीशन मैन होल्स। तो वो अच्छी चीज़ है। ओके, तो वही है कि बैंडिकूट को यूज किया गया है सीवेज फंक्शनिंग इन द सिमिलर वे सच एज अ पर्सन। Up, it enters in the main hole, removes sewage using robotic hands and releases it at the designated site. Also, it has features of being waterproof. ये waterproof है, HD vision cameras and sensors है जो कि डिटेक्ट करते हैं harmful gases inside the manholes। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। फिर मैनुअल स्कैवेंजिंग को हमको पता है कि एक एक ड्यू ह्यूमनाइजिंग प्रैक्टिस होती है जिसमें कि मैनुअली क्लीन किया जाता है ह्यूमन एक्सक्रीटा को फ्रॉम ड्राई लैट्रिन, सीवर्स, सेप्टिक टैंक्स, रेलवेज लाइंस, ऑल दैट, है ना। बेसिक टूल्स और लाइक ब्रूम से किया जाता है ये सब काम। और ये कास्ट बेस्ड फोर्स ऑक्यूपेशन कह सकते हैं, इंडिया में देखा गया है। एंड देयर आर एट प्रेजेंट अप्रोक्सीमेटली 58,000, और मतलब कह सकते हैं ऑलमोस्ट 58,000 60,000 के अराउंड, कई सारे क्या रिपोर्टेड होंगे, तो 60,000 के अराउंड कह सकते हैं कि मैनुअल स्कैवेंजर एनिमल हमारे कंट्री में देखे जा रहे हैं। तो हम लोग यही करेंगे कि एरेडिकेशन की बात करेंगे, वेरी क्रूशियल फैक्टर फॉर अटेनिंग वेरियस एसडीजी जो हमने ऊपर देखी कि भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इक्वालिटी के लिए, सस्टेनेबल सिटीज़ के लिए, वही जेंडर इक्वालिटी, क्वालिटी एजुकेशन, डिसेंट वर्क होना चाहिए वहाँ पे, डिसेंट वर्क के लिए उनकी हेल्थ में दिक्कत है, उनको वाटर कैसा उनको दिक्कत आ रही है, बहुत सारी चीज़ें है ना। फिर हम मैनुअल स्क्रीनिंग बहुत सारे इंटरनेशनल कन्वेंशंस को, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को, लीगल प्रोविजंस को भी इवन वायलेट कर रहा है, तो आप इसको देख सकते हैं। दिस इज काइंड ऑफ कि हाँ देख लीजिए 21, 17, 15, 16, ये सारी चीज़ें आप कह दें कि इवन 19 में जो प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने वाला है कि व्हाट काइंड ऑफ प्रोफेशन वो जो चाहते हैं वो नहीं कर सकते, उनको उसी प्रोफेशन में धकेला जाता है। तो ये एक चीज़, ये प्रॉब्लम की बात है। ओके, तो इसमें आप थोड़ा सा देख सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं कि हाँ भाई ये भी बात तो है। ओके, नाउ रीजन क्या है, रीजन अंडरलाइंग परसिस्टेंस ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल स्क्रीनिंग, वही इनफॉर्मल इकोनॉमी है, हमारे यहाँ पे वीक लॉज है जो भी है, पर्टिकुलर मैनुअल स्क्रीनिंग एक्ट 2013 है, इनइफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन है, वाटर स्कार्सिटी है, सम ऑफ द रूरल सेटलमेंट्स इन इंडिया लैक प्रॉपर वाटर सप्लाई, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो फोर्स किए जाते हैं मैनुअली रिमूव एक्सक्रीटा फ्रॉम द टॉयलेट्स।
तो ये सारी चीजें, अब ये जो प्रॉब्लम है ना, ये जो वाटर स्कार्सिटी हो रही है, इसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हाउ, मतलब कितना खराब है। तो ये आप सोच सकते हैं कि आपके दिमाग में लग रहा होगा वाटर स्कार्सिटी, ये कैसा है, वाटर स्कार्सिटी की वजह से क्या मैनुअल स्पिल नहीं करी जाती होगी? तो भाई करी जाती है। तो सपोज इन आर पर्टिकुलर एरिया भाई पानी आता है, तो हम क्या करते हैं, फ्लश ऑन करते हैं एंड वट एवर डेटा इज दैट गोज ऑन, वो चला जाता है। बट जब किसी एक ऐसा एरिया हो जहां पर पानी की कमी हो, तो क्या वो पानी को यूज करेंगे? ये सब जेट स्की टैंक से बहाने में नहीं करेंगे, तो दे यूज ड्राई लैट्रिन्स। और ड्राई लैट्रिन्स जब खाली, जब भर जाती हैं, तो फिर उन्हें करना क्या पड़ता है, उनको मैनुअली रिमूव करना पड़ता है, एंड दैट इज जस्ट इनटॉलरेबल फॉर एनी कम्युनिटी। तो ये कह सकते हैं कि कम्युनिटी अगर इस तरीके से वाटर स्कार्सिटी होती रहती है, लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं, तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज की वजह से तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कई तरीके से निकल के आएगा। मैंने बता दिया सारी चीज़ें, और अभी आई होप समझ में आ गया होगा किस तरीके से होता है कि भाई पानी का यूज़ वहाँ तो करेंगे नहीं, क्योंकि पानी की कमी है, पीने में करेंगे। तो ये सारी चीज़ें, लैक ऑफ वॉइस, क्योंकि पीपल जो इन्वॉल्व होते हैं इस एक्ट में, वो ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं राइट ग्रुप में, तो फिर इस वजह से वो बात भी नहीं कर पाते। एब्सेंस ऑफ मैकेनिज्म ही नहीं एब्सेंट है। सेप्टिक टैंक्स आर डिजाइन इन सच अ वे दैट दे कुड नॉट बी क्लीन ओनली मैनुअली, कुड बी क्लीन, सॉरी, वो दे कुड बी क्लीन ओनली मैनुअली, उनको ऐसा डिजाइन होता है कि वो मैनुअली ही क्लीन किए जा सकते हैं, दैट इज वेरी रॉन्ग। तो कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि वो आसानी से क्लीन किए जा सके विद सम टेक्नोलॉजी। और ये जो मैं बता रही हूँ इंटरनेशनल लॉ की, ये जो यूडीएचआर है, आईएससी से है, एसआर है, और सीडॉ है। सीडॉ तो मैंने आपको पहले ही बताया था। सीडॉ किसके बारे में था? सीडॉ जब हम लोग बात कर रहे थे वुमेन के बारे में, तो जो वुमेन को राइट्स नहीं मिल रहे थे, वुमेन को पार्टिसिपेशन नहीं हो कर पा रही थी, तो वो भी हमने बताया था। तो वो वहां पर भी आप यूज कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो द वे कि आप वहां पर आप इसको यूज करें। ओके। फिर मैनुअल स्क्वेंजिंग इन इंडिया, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्क्वेंजर का ये एक्ट आया था, जो कहता है मैनुअल स्क्वेंजर्स की डेफिनेशन भी देता है कि जो हैंडल कर रहे हैं, refers to the person employed to handle without appropriate protective gear undecomposed human waste from an insanitary latrine, open drain or pit or railway track. फिर prohibition, no person agency can engage or employ any person for manual screening violation of the act, punishment to had 2 years and fine up to 1 lakh or both. फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लोकल अथॉरिटी होती है कि वो मैंडेट करे, आइडेंटिफाई करे मैनुअल स्कैनिंग को, डिमोलिश करे इन सैनिटरी लैट्रिन्स एज वेल एज बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ दिस कम्युनिटी सैनिटरी लैट्रिन। अब देखो ये सारी चीजें आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि भैया वो इवन वो डिमोलिश करेंगे उन लैट्रिन्स को, इवन जो पर्टिकुलर बिल्डिंग्स होती है, और मेंटेनेंस ऑफ द कम्युनिटी सैनिटरी लैट्रिन, तो वो सारी चीजें ये सब देखेंगे कि वो बिल्ड भी करें सैनिटरी लैट्रिन्स और डिमोलिश भी करें एट द सेम टाइम। फिर इसके बाद रिहैबिलिटेशन की बात होती है कि उनको रिहैबिलिट किया जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए, अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट के लिए फाइनेंशियल हेल्प दी जाए, और हेल्प किया जाए कि उनकी परचेजिंग, कि वो परचेज करें कुछ प्रॉपर्टी उनके पास हो। और क्या है कि इनिशिएटिव सफाई कर्मचारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मैनुअल स्क्वेंजिंग ब्लैटेंट वायलेशन ऑफ द आर्टिकल 17। और जो नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस, वो देते हैं फॉर देयर अपलिफ्टमेंट, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, नमस्ते करके एक स्कीम है। नमस्ते स्कीम आप लिख सकते हैं, देखिए बहुत सारी चीजें नहीं है, आपको नमस्ते लिख देना है, आपको लिख देना है सफाई कर्मचारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बोला था। फिर उसके बाद जन साहस फाउंडेशन है, ये आप लिख सकते हैं, और ये बहुत अच्छा है, जन साहस फाउंडेशन 2000 स्टार्टेड राष्ट्रीय गरिमा अभियान, राष्ट्रीय गरिमा अभियान बाय जन साहस फाउंडेशन, है ना। और मैन होल जो है, ये मतलब अब मशीन होल कह रहे हैं कि prohibit use of word man hole anymore and instead using only machine hole to support government's decision to eradicate manual screening। ये सारी चीजें कुछ की जा रही हैं, और वही है कि हम यही करें कि साइंटिफिक वे डिस्पोजल हो, people throw bottles and all kinds of trash in the toilet that ends up clogging, and sewer lines awareness, जो सीवर लाइन है तो अवेयरनेस कैंपेन होना चाहिए इसके लिए, रेप्लिकेटिंग केरला मॉडल
जो भी है कि भाई वो जो बैंडिकूट का यूज़ कर रहे हैं, बिहेवियर चेंज करो, इन्फॉर्मेशन एजुकेशन, ये बहुत ज़रूरी, बिहेवियर चेंज होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा जनता है, बिना जनता की मदद के कुछ भी नहीं हो सकता। ओके, ये प्रॉब्लम है। तो फिर मेन्यू, इसके बाद आप जो सप्लाई, एलिमिनेट द सप्लाई, और मैनुअल स्क्रीनिंग वर्सेस हजारस स्क्रीनिंग ऑफ सीवर्स। तो ये भी है कि भाई सीवर्स के हजारस स्क्रीनिंग भी होती है। अब hazardous cleaning of sewers and septic tanks is different from manual screening that has been banned under the provision of employment and manual screening due to act था। फिर hazardous cleaning of sewers and septic tanks में लगभग 351 डेथ हुई है 2017 से, और बहुत ज़्यादा डेथ है ये। बट मैनुअल स्क्रीनिंग नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन द कंट्री, मतलब ये जो है और कहते हैं कि भाई नहीं एडमिट करती। ऑल मैनुअल स्क्रीनर हैड बीन अकाउंटेड फॉर द एनरोल्ड इनटू रिहैबिलिटेशन। नमस्ते क्या होगा, वो मर्ज करेगा विद रिप्लेस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो भी एसआरएमएस है विच प्रोवाइड्स असिस्टेंट टू मैनुअल स्क्रीनर, उसे असिस्टेंट उनको मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब क्या है, आइडेंटिफिकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, आइडेंटिफिकेशन डेटा जो है गवर्नमेंट के पास सर्विस में, वो मतलब कॉन्ट्राडी करता है इन टर्म्स ऑफ पीपल एंगेज इन द वर्क, देयरफॉर प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। Women empowerment, while working to rehabilitate and support manual screening, one of the first steps should be recognize women engaged in this work and prioritize their needs। तो ये जरूरी है कि भाई जो भी वुमेन भी अगर इंगेज है उनको भी देखें, ईज ऑफ रिहेबिलिटेशन, थोड़ा सा मतलब लोन दें उनको, स्किल्स दें, थोड़ा इजीली एक्सेसिबल करवाइए सारी चीजें, और मतलब लीगल मैकेनिज्म थोड़ा फास्ट और इजी करें। गिविंग वॉइस टू वॉइसलेस मैनुअल स्क्वेंजर को मोबिलाइज करना चाहिए ट्रेड यूनियंस में, सेल्फ हेल्प ग्रुप में, इससे उनकी थोड़ी वॉइस बढ़ेगी। इंक्लूसिव पॉलिसी मेकिंग करें। ये सारी अब्यूजिव वर्क कंडीशन होती हैं, कंपल्शन होता है कि वो कंटिन्यू करें, हेल्थ हजार्ड और ये सारी चीज़ें उनको बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। और ये वैसे पूछा जाए तो अच्छी बात है, बिकॉज दिस इज अ प्रॉब्लम, बहुत लंबे समय से बात हो रही है। पर ये है कि हाँ, आप पढ़ सकते हैं कि भाई हाँ रिहेबिलिटेशन की लोन दें, स्किल्स दें, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, ये सारी चीज़ें हमें थोड़ा सा देखना होगा। अब हम बात कर लेते हैं इंटरनल डिस्प्लेसमेंट की। ओके, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट में जब हम यूएनडीपी की बात सुने तो यूएनडीपी क्या कह रहे हैं कि इंटरनल डिस्प्लेसमेंट जो है उसके लिए उन्होंने निकाल दी है एक रिपोर्ट, और इंटरनल डिस्प्लेसमेंट काफी अच्छा खासा हो रहा है। हम देख पा रहे हैं कि 100, अब देखिए आपको बहुत ज्यादा बीच में नहीं पढ़ना है इसको, तो ऊपर ऊपर से ही पढ़ना है। ओके, इसको तो आपको ऊपर ऊपर से ही देख लेना है कि हाँ भाई इंटरनल डिस्प्लेसमेंट होता है वर्ल्ड वाइड। जो 108.4 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड वर फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड बाय द एट द एंड ऑफ द 2020, वही प्रॉब्लम जो हुई थी यूक्रेन की, 59 मिलियन पीपल पर IDPs in 2021 and $21.5 billion was the direct cost of internal displacement। तो काफी बड़ा कॉस्ट होती है इंटरनल डिस्प्लेसमेंट की, और काफी इश्यूज जो है जो IDPs को अफेक्ट करते हैं एंड अदर इंटरनल माइग्रेंट्स, ये सारी चीजें हैं जो हमें ध्यान देनी है। ओके, और चलिए फिर करते हैं कंटिन्यू। वैसे 1 घंटे हो गया है, डू यू नीड अ लिटिल ब्रेक? अगर चाहिए हो तो आप 1 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन यहाँ तो मिलेगा नहीं क्योंकि हम लोग थोड़ा सा रोक करके फिर कर लेंगे कंप्लीट। चलिए फिर दे देती हूँ 1 मिनट का ब्रेक, ले लीजिए और फिर उसके बाद दोबारा से कंप्लीट करते हैं। तो भाई आई होप आई हैव टेकन दैट ब्रेक, यू ऑल्सो हैव टेकन द ब्रेक और रिवीजन कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं इंटरनल डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो यूएनडीपी ने रिपोर्ट निकाली है, और इंटरनल डिस्प्लेसमेंट में काफी सारी चीजें आप देख सकते हो कि यहाँ पर इंटरनल डिस्प्लेसमेंट से काफी लॉस होता है मेजरली, और अगर इतना लॉस हो रहा है तो हमें इसके बारे में ध्यान देना चाहिए। और काफी ज्यादा आपको ये ध्यान देने वाली बात है कि इंटरनल डिस्प्लेसमेंट किस किस फॉर्म में हो रहा है, क्यों हो रहा है, और वो क्या पुल फैक्टर है, क्या पुश फैक्टर है, ये सब आप बेसिक से सोच सकते हो। ओके, अब जब हम इंटरनल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो UNFCCC भी कुछ बोलता है। वो कहता है कि डिस्प्लेसमेंट इज अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ माइग्रेशन इन विच इंडिविजुअल आर फोर्स्ड टू मूव अगेंस्ट देयर विल। तो वही है कि अगेंस्ट देयर विल दे हैव टू मूव। फिर इंटरनल डिस्प्लेसमेंट में वही फोर्स मूवमेंट विद इन द कंट्री, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल जो है being forced to flee to leave their homes in order to avoid the effects of armed conflict। कभी कई बार कभी सिचुएशन ऑफ जनरलाइज्ड वायलेंस होता है, जैसे कि मणिपुर में हो रहा है, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड नेचुरल और ह्यूमन मेड डिजास्टर, ये सारी चीजें। फिर अगर हम बात करें डेटा की, तो ये सारी चीजें इसमें बताया हुआ है कि पोस्ट डिस्प्लेसमेंट आपको पता होगा कि भाई कई सारे होते हैं रिफ्यूजीज, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन, क्लाइमेट रिफ्यूजीज, काफी सारा कंट्री ऑफ इम्पैक्ट ऑफ फोर्स माइग्रेशन में क्या होता है कि कंट्री ऑफ ओरिजिन में आपका अगर पॉलिटिकल फ्रेजिलिटी बहुत
ज़्यादा बढ़ जाती है। इफ फोर्सबली डिस्प्लेस रिमेन एंगेज इन द कन्फ्लिक्ट, अगर वो कन्फ्लिक्ट में बने रहे तो। डेमोग्राफिक शिफ्ट एंड लॉस ऑफ कैपिटल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। होस्ट कंट्रीज में भी कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स होती हैं, और कंट्री ऑफ ओरिजिन में भी प्रॉब्लम होती है। तो होस्ट कंट्री में क्या प्रॉब्लम होती है, आप फ्रांस में देख रहे हो, डेमोग्राफिक शॉक, स्ट्रेस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी रिस्क, इंक्रीज इन सोशल problems and demographic solution to aging population of the host country। तो ये भी हो सकता है, लेकिन हाँ काफी सारे इम्पैक्ट गुड बैड दोनों पड़ते हैं। स्टेप्स क्या होंगे, क्योंकि क्या करें, यूएन का जो 1951 का रिफ्यूजी कन्वेंशन और इसका जो सब्सिक्वेंट 1967 का प्रोटोकॉल आया था, वो ये कहता है कि जो रिफ्यूजीज एंड define refugees and set out the government responsibility in this matter। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर्स फॉर रिफ्यूजी, तो यूएनएचसीआर है 1950 में, कि वो प्रमोट करते हैं वॉलंटरी रिपैट्रिएशन, लोकल इंटीग्रेशन एंड रीसेटलमेंट। अब जो पहला ग्लोबल रिफ्यूजी फोरम थी 2019 में, ये क्या कर रहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी टुगेदर लेकर के आओ, बस वही सेम बड़ी बड़ी बातें, ज्यादा बोल बच्चन नहीं सुनना है। इंडिया इज नॉट सिग्नेटरी टू यूएन कन्वेंशन येट प्रोवाइड शेल्टर टू थाउजेंड्स ऑफ रिफ्यूजी, हालांकि हम लोगों ने तो नहीं किया, फिर भी हम प्रोवाइड करते हैं। ओके, यही सारी चीजें हैं कि भाई हमारे पास इंटरनली डिस्प्लेस पीपल का इनएडिक्वेट डेटा है, वल्नरेबिलिटी है, लेबर मार्केट में बहुत ज़्यादा, लगभग 60% जो माइग्रेंट होते हैं वो वल्नरेबल वर्कर है आउटसाइड एग्रीकल्चर, और काफ़ी सारे उनको प्रॉब्लम जैसे लो वेज, हाई रिस्क जॉब्स एंड फियर ऑफ बीइंग फायर्ड, ये सारी प्रॉब्लम्स उनके साथ होती हैं। लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी, apathy of a state prevents migrants from accessing welfare entitlement, poor education, 57.8% of female and 25.8% of male migrant are illiterate, तो काफी ज्यादा फीमेल और मेल दोनों ही illiterate है। About 80% of the जो seasonal migrant children है in major destination lack access to education near work sites। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि भैया काफी दिक्कतें होती हैं, है ना, वर्क साइट में, मतलब एक्सेस टू एजुकेशन उनको है ही नहीं, हेल्थ में प्रॉब्लम उनको रहती है। और मैंने आपको ये डेटा भी बताया था कि भाई 21 मिलियन, अराउंड बिलियन, बिलियन नॉट मिलियन, बिलियन लॉस होता है। 59 जो मिलियन पीपल है वो इंटरनली डिस्प्लेस हुए, वो भी सिर्फ 2021 में। और जो हम बात करें कि 108.4 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड वर्ड फोर्सबली डिस्प्लेस, तो यहाँ पर सिर्फ 59, मतलब सिर्फ 2021 में 59 मिलियन, सोच लीजिए क्या वर्ल्ड का डेटा और क्या इंडिया का डेटा, कितनी बड़ी बात है ना। और आई थिंक ये वर्ल्ड का ही डेटा है, मतलब 2022। ओके, बाय द वे नाउ बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की। इंटर स्टेट माइग्रेंट्स कैन नॉट एक्सरसाइज, मतलब वो वोटिंग राइट नहीं कर, उनके चले जाते हैं। लो इनकम इंटरनल माइग्रेंट लिव इन स्लम, वो स्लम में रहते हैं, काफी दिक्कतें रहती हैं। करिए क्या, तो भाई रिसर्च गैप थोड़ा सा फिल करिए, टारगेटेड पॉलिसी फ्रेमवर्क लेकर के आइए, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म करिए, वेलफेयर सर्विसेज को प्रमोट करिए, सिविल सर्विसेज और जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है उनको इन्वॉल्व करिए, जो रेगुलेट करिए, इस तरीके के रेगुलेशन प्रोवाइड हो सके तो रेगुलेशन दीजिए, जो ई श्रम आपने बनवाया है उसके थ्रू फीडबैक सर्विसेज लीजिए, सो दैट कि आप मतलब जो भी प्रॉब्लम्स है इसको एक मतलब जो इनपुट आपको मिल सके अच्छे से। तो ये सारी चीजें हैं, स्ट्रिक्ट कंप्लाइंस, पंचायत पैसा एक्ट का, ये सारी चीजें, नेशनल मिनिमम सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये सारी चीजें आप लेकर के आइए। वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ की अगर हम बात करें तो इंडिया की इस बार की मतलब जो पॉपुलेशन वाला है, तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है, आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देना होगा कि हाँ इसमें दे देंगे ध्यान। आप वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें तो ग्लोबल पॉपुलेशन सबसे स्लोएस्ट रेट में है 1950 से। पॉपुलेशन ग्रोथ विल बी ड्रिवन बाय लो इनकम कंट्रीज, अब हमारी भी लो इनकम कंट्री है। अबाउट हाफ ऑफ द वर्ल्ड प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन ग्रोथ बिटवीन 2022 एंड 2050 विल अकर इन जस्ट 8 कंट्रीज, जैसे कि अफ्रीका, कांगो, इजिप्ट, इथियोपिया, नाइजीरिया एंड तंजानिया। एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, ये सारी चीजें, ये सब यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ दिखने वाले। अब इंडिया हैज ओवरटेकन चाइना, आप लोगों को पता है, मोस्ट पॉपुलस कंट्री है एंड इट इज लाइकली टू रिटेन टॉप स्पॉट, 2100 तक हम लोग टॉप स्पॉट पे रहेंगे। फिर अगर पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें इंडिया वर्सेस चाइना, तो 1950 से इंडिया एंड चाइना है प्रोवाइडेड 35% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, तो देख लीजिए काफी लंबा बड़ा चंक है हमारा। और हाउएवर चाइना स्ट्रिक्ट वन चाइल्ड पॉलिसी, तो 1980 से तो फिर उनकी जो बर्थ रेट है वो काफी कम हो गया। फिर इसके बाद चाइना जो है लूजेंट, फिर उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने कहा लगा कि अच्छा हाँ जो
यंग एज पॉपुलेशन वो कम हो रही है, तो फिर उनका दिमाग कान खड़े हो गए, वो कहते हैं नहीं नहीं भाई करो करो, बच्चे आने दो। इवन अब तो जो अब उनके यहाँ ये भी हो गया है कि भाई कोई अनमैरिड कपल व्यक्ति भी है, गर्ल भी है, वो भी कर सकती है बच्चे, एंड उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा। अब इंडिया की पॉपुलेशन मीनवाइल क्या हुआ, वो कंटिन्यू अब वो ग्रो करती जा रही है, 1.7 बिलियन भी तक चली जाएगी 2064 तक। और ऑल्दो इंडिया हैज अटेन रिप्लेसमेंट लेवल, टोटल फर्टिलिटी रेट वही 2 है अराउंड, पर फिर भी देख रहे हैं कि हमारे यहाँ वो आपने देखा होगा कि वो एक वर्ड कहते हैं मोमेंटम क्राइटेरिया होता है कि भाई मतलब मोमेंटम बना रहता है, इफ एवरी वन मतलब रिप्लेसमेंट रेट पे भी आए तब भी फिर भी वो ग्रोथ होती ही रहती है। तो ये एक चीज थोड़ी सी ध्यान देने वाली है। फिर इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडिया पॉपुलेशन ग्रोथ, जैसे कि फॉलिंग मोर्टेलिटी, द IMR has decreased from 40.7 in 2015 to 35.3 in 2019, increasing life expectancy at birth and unintended pregnancies। तो ये सारे हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के फैक्टर्स कि भाई मोर्टेलिटी कम हो गई है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, 69.7 पर है। तो ये चीज़ है। अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज, ओके, अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज है, 1 in 7 अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज ऑफ वर्ल्ड अकर इन इंडिया। आप देखो कितना ज़्यादा है यहाँ पर। लैक ऑफ फीमेल एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज एंड अर्ली मैरिज, ये सारी का कारण है हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ की। और इसके अलावा जो मतलब वुमेन अपनी इन्फॉर्म चॉइस नहीं दे पाती, उनको उनको डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है उनके रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर के। फिर अब ये डिक्लाइनिंग डेमोग्राफी के बारे में कुछ कह रहे हैं कि भाई डिक्लाइनिंग डेमोग्राफी, देखो भाई डिक्लाइनिंग डेमोग्राफी, पॉपुलेशन ग्रोथ, फिर उसके बाद एजिंग पॉपुलेशन होना, ये सारी चीजें हैं। हम लोग अगले लगभग 10 से 20 साल तक हम लोग अपने डेमोग्राफिक पीक पे हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं, एंड वी मस्ट डू दैट। फिर ग्लोबल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज फॉलिंग फास्ट, है ना। 1963 की अगर टोटल पॉपुलेशन की बात करें वो 2.3% से हो रही थी, अब ओनली 0.8% से हो रही। इतना जरूरी नहीं है, बस आप इतना याद रखिए कुछ कंट्रीज हैं एशिया में जैसे जापान, साउथ कोरिया, वो डेमोग्राफिक डिक्लाइन भी देख रही है। अभी अगर 2022 से 2050 की तक की बात करें तो पॉपुलेशन ऑफ 61 कंट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू शिफ्ट। तो मतलब देखो ये इतना ज्यादा डेटा मत परेशान होइए। आप ये देखिए कि भाई होगा क्या अगर डिक्लाइनिंग डेमोग्राफी होगी, तो फिजिकल कंस्ट्रेंट होंगे, फ्लूइड इंटेलिजेंस कम होगी, यंगस्टर पीपल हैव मोर फ्लूइड इंटेलिजेंस, दैट इज द एबिलिटी टू थिंक क्रिएटिवली so as to solve the problem in entirely new way, and older people have crystallized तो stock of knowledge about how things वर्क बिल्ड ओवर अप टू टाइम। तो मतलब वो फ्लूइड उनकी मतलब क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस हो जाएगी। फिर ऑन्टरप्रेन्योरियल वैक्यूम हो जाएगा, ओल्डर कंट्रीज एंड देयर यूथ आर लेस एंटरप्राइजिंग एंड लेस कंफर्टेबल इन टेकिंग रिस्क। तो वो सारी चीजें हैं कि एंटरप्राइजिंग कम हो जाएगी, फ्लूइड इंटेलिजेंस कम हो जाएगी, फिजिकल कंस्ट्रेंट आ जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं, डेमोग्राफी डिक्लाइन हो रही है। तो ये सारी और क्यों हो रही है, क्योंकि इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन है ना, हेल्थ केयर, लिविंग कंडीशन, एजुकेशन, एक्सपेंडेड चॉइसेस फॉर वुमेन। तो ये सारे कुछ कारण है कि डेमोग्राफिक डिक्लाइन में जा रही है। और श्रिंक भी हो रही है कई सारी कंट्रीज में, कई सारे में आपको ग्रोथ बहुत कम दिख रहा है। टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो 3.3 से 2.3 पे आ गया है, तो मतलब थोड़ा सा ही रिप्लेसमेंट रेट क्या हुआ है, तो ऑफकोर्स ग्रोथ अब कम ही होगी। तो ये सारी चीजें हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि भाई इससे होगा क्या। भाई चैलेंजेस ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन वो पता है हमें, वो तो हमें पता है कि भाई प्रेशर ऑन रिसोर्सेज, पैंडेमिक आउटब्रेक, डिसरप्शन एंड कंफ्लिक्ट, डिक्लाइन इन सोशल इंडिकेटर्स एंड प्रेशर ऑन इकोनॉमी ड्यू टू स्किल्ड वर्कफोर्स, स्टैग्नेंट इकोनॉमी, अनएम्प्लॉयमेंट। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा आपको घातक प्रभाव दे सकती हैं। ओके, चलिए फिलहाल इनवर्ड रेमिटेंसेस इनोवेशन ड्यू टू राइजिंग डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट, ये क्या है, ये किसके बारे में मैम बात करी आप, ये मैं बात करी हूँ कि अगर हमारी इंडिया की पॉपुलेशन ग्रो करे तो क्या होगा, कि भाई रेमिटेंसेस हमारे यहाँ आएंगे, इनोवेशन होंगी क्योंकि राइजिंग डिमांड ऑफ इन्वेस्टमेंट होगी, फिर मोर वेटेज टू एट जो यूएनएससी है, फिर इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यू टू यंगर वर्क फोर्स एंड इंडिया डिस्प्लेस्ड ब्रिटेन एज द वर्ल्ड फिफ्थ बिगेस्ट इकोनॉमी, फिर अर्बनाइजेशन की ये होगा, अर्बनाइजेशन फ्यूड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ होगी हमारी यूएससी में, और इनवर्ड रेमिटेंसेस, ये सारी चीजें हमारे यहाँ पे फायदे भी होंगे। ओके, और जेंडर गैप, ये भी प्रॉब्लम है कि भाई पॉपुलेशन ज्यादा ग्रो कर जाएगी तो जेंडर गैप भी बढ़ेगा।
जेंडर पॉपुलेशन ग्रो करने के कुछ फायदे कुछ नुकसान है। बेनिफिट्स आपको बता दिया, नुकसान ये है कि भाई जेंडर गैप भी बढ़ रहा है क्योंकि एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन डिक्लाइन, वुमेन सफर करेंगे, सिंपल सी चीज है। तो भाई अब हम करें क्या ऐसे में ना, रिप्रोडक्टिव जस्टिस को लेकर के आइए, एजुकेशन लेकर के आइए थोड़ा सा, मतलब कि वो, क्योंकि अगर फ्लूइड इंटेलिजेंस को बनाए रखना है तो फ्लूइड इंटेलिजेंस को बनाए रखने का एक ही तरीका है कि आप थोड़ा सा उसको बार बार उसको ठीक करते रहें। और उन्हें ठीक करने का मतलब ये है कि कहते हैं कि मतलब ऐसे ही एक शॉर्ट्स में देखा था और थोड़ा साइंटिफिकली थोड़ा सा सर्च करके मुझे पता चला कि कुछ रिपोर्ट्स ये कहती है कि अगर आप अपनी 25 एज यानी कि 23 से 25 के बीच में एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, थोड़ा कुछ नई चीजों को सीखना शुरू कर देते हैं, बार बार अपनी चीजों को बदलते हैं, कॉर्नर रखते हैं कि एवरी टाइम यू डू समथिंग न्यू, तो चीजें वो अच्छी बनी रहती हैं। यू मतलब आपको, आप उस उसमें रहते हैं। फिर मीजर्स टेकन बाय इंडिया फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल कौन कौन से हैं? The National Program for Family Planning. It was launched in 1952. National Population Policy 2000. National Commission on Population was formed. ये सारी चीजें तो मतलब मिशन परिवार विकास, फैमिली प्लानिंग 2030 विजन जो डॉक्यूमेंट आया है, और ये सारी चीजें पोस्टमार्टम इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस इंसेंटिव स्कीम, तो ये सारी है। पीपीआईयूसीडी स्कीम, तो ये सारी चीजें हैं। आपको मतलब इतना इतना बहुत है याद करने के लिए कि हाँ भाई ये सारी चीजें हमने देख लिया। और थोड़ा सा याद करिए कि हाँ हाँ क्या है, हमने अभी भी देखा था कि भाई इससे क्या बेनिफिट होंगे कि यूएनएससी की सीट होगी, ग्रोथ होगी, एंटरप्रेन्योर बिहेवियर बढ़ेगा, एनवायरमेंट टेंशन होगी, तो तुरंत की तुरंत रिवीजन करना है, तुरंत की तुरंत, है ना। यही मेरा मेन मकसद है कि आपको याद भी हो चीजें, इट इज नॉट कि मैं बस पढ़ के करी जाऊँ। और इसके बाद वही मैंने बता दिया कि वो इंक्लूसिव ग्रोथ, फैसिलिटेट माइग्रेशन टू ब्रिज द डिमांड एंड सप्लाई वर्कफोर्स ग्रेड जो भी गैप है, और इन्वेस्टमेंट इन ग्रीन टेक्नोलॉजी, सोशल इनोवेशन, ये सब चीजें करनी है। और बेटर जेरियाट्रिक केयर, पैलिएटिव केयर, सिल्वर इकोनॉमी को बढ़ाना, 50+ को मतलब जो 65+ एज कैटेगरी है। फिर बात करते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की, मिसलेनियस पे आ गए हम लोग, लगभग खत्म होने वाला है हमारा। तो इंडिया हैज बीन रैंक 126 प्लेस, तो इनका तो भाई पूछो ही नहीं, है ना। हम लोग बिल्कुल हैप्पी नहीं है हम लोग। ओके, अब अगर रिपोर्ट की बात करें तो कौन रिपोर्ट करता है? वर्ल्ड WHR है कोई, वो रिलीज करते हैं, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। ओके, अच्छा, वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट ये रिलीज करी जाती है, WHR करी जाती है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन के द्वारा। तो ये सारी चीजें। फिर रिपोर्ट इवेलुएट्स लेवल ऑफ हैप्पीनेस बाय टेकिंग इनटू अकाउंट 6 की वेरिएबल्स। की वेरिएबल्स कौन से हैं? कि हेल्दी एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और आपका जीडीपी पर कैपिटा, देन ये आपका फ्रीडम टू मेक की लाइफ डिसीजंस, और जेनरोसिटी इन द कम्युनिटी, लो करप्शन, सोशल सपोर्ट, ये सारी चीजें हैं। ओके, तो ये देखिए, ये आप याद कर सकते हैं कि भाई हाँ, अगर कोई हैप्पीनेस से रिलेटेड कोई ऐसे आ जाता है तो आप ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं। दीज रिपोर्ट्स आर वेरी गुड, इनको बस आप बर्डन मत लीजिए। दीज आर ऑफर यू अ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कि आपके लिए कंटेंट मिल जाता है फॉर कि आप अपने ऐसे में लिख लें, ओके, एथिक्स में डाल लें, ये सारी चीजें। तो हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीडीपी पर कैपिटा, फ्रीडम टू मेक की लाइफ डिसीजंस, ओके, की वेरिएबल इंडिकेटर्स, ये सारी चीजें थोड़ा सा आपको अपॉर्चुनिटी के फॉर्म में लेगी कि हाँ भाई ये मुझे करना है, नहीं है मुझे तो यूज करना है, वैसे सोच समझ के यूज करना है। ओके, जैसा सोशल सपोर्ट है, करप्शन करप्शन तो नहीं है ज्यादा, ये सारी बातें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली है। अब अगर रैंकिंग टॉप 3 में आपकी है फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड रिस्पेक्टिवली, वही फिनलैंड उन्हीं लोगों के लिए होता है सब कुछ, वही खुश है सबसे ज्यादा, जाके देखना चाहिए वैसे। अफगानिस्तान, लेबनान, सीरिया सबसे ज्यादा मतलब बॉटम पे है। इंडिया रैंक बिलो यूक्रेन, रशिया एंड नेबर्स, चाइना, नेपाल भी सबसे भी बिलो आया है। इंडिया also reported lowest use of social media platform, 31% among emerging economies, and indicated a lower interaction among the residents, consequently dipping the happiness quotient। तो क्योंकि भाई बातें नहीं हो रही, अब लोगों को ऐसा लगता है कि बातें, पता है ये लोग मूर्ख हैं, लोगों को पता ही नहीं कि हम लोग अंदर जाके खुश होते हैं, बाहर जाके नहीं, है ना। तो ये सारी चीजें इन लोगों को पता ही नहीं है एक्चुअली। बाय द वे, फिर इसके बाद बात करते हैं व्हाट इज हैप्पीनेस। हैप्पीनेस है क्या? हैप्पीनेस को मतलब हम कह सकते हैं कि एक ऐसा ऐसा स्टेट ऑफ माइंड जहाँ पर जॉय, कंटेंटमेंट, कुछ पॉजिटिव इमोशंस, ये सारी चीजें हैं, सेंस दैट वंस लाइफ इज मीनिंगफुल एंड वैल्यू। तो एरिस्टोटल भी कहते हैं कि डिस्क्राइब इट एज अ गुड ऑफ और फ्लरिशिंग लाइफ। इंडियन फिलोसफी हैज आर्ग्यूड दैट टू बी हैप्पी इज टू बी कंटेंट। तो मतलब आपको सुखी होने के लिए थोड़ा सा शांत होना चाहिए। महात्मा गांधी कहते हैं हैप्पीनेस इज व्हाट
व्हेन व्हाट यू थिंक, व्हाट यू से एंड व्हाट यू डू आर इन हार्मनी। तो वो सारी चीजें हैं कि भाई हैप्पीनेस आपका, वही इंटीग्रिटी को हैप्पीनेस बता देते हैं ये। फिर इसके बाद हैप्पीनेस कैन बी अचीव बाय इनकम, स्टेटस, हेल्थ, फैमिली, वो सारी चीजें हैं। बस मतलब देखना है आपको थोड़ा सा, हैप्पीनेस को नहीं जानता, बस आपको ये वेरिएबल्स याद रखने हैं। जीडीपी पर कैपिटा कैसे याद रखेंगे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि भाई ये इकोनॉमी के बारे में बात कर रहा है, सोसाइटी के बारे में बात कर रहा है, सोसाइटी के हेल्थ सेक्टर के बारे में बात कर रहा है, डिसीजन मेकिंग, और फिर आपकी सोसाइटी में जनरॉसिटी। ओके, करप्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव, वही पेस्टल अप्रोच ही तो है यहाँ पर, इकोनॉमिक, सोशल, इकोनॉमिक, सोशल, एडमिनिस्ट्रेटिव, और टेक्निकल, जनरॉसिटी इन कम्युनिटी। ओके, हेल्थ, और इस तरीके से आप याद रखने की कोशिश करिए। मैं बहुत अच्छा सा कोई ट्रिक नहीं बना पा रही हूँ, आई एम सॉरी, पर गाना बनाऊंगी मैं। चलिए, बाय द वे, आप सोचते होंगे मैम मैम नहीं लगती है, मैम तो ऐसा लगता है कि बस अच्छे से एंजॉय कर रही हूँ। ऑफकोर्स पढ़ाई को एंजॉय करना ही चाहिए ना। फिर हैप्पीनेस ऑफकोर्स मैटर क्यों होती है, क्योंकि हैप्पीनेस अगर है, कंटेंट माइंड है, बेटर अंडरस्टैंडिंग है किसी चीज की, तो डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी। हैप्पियर पीपल टेंड टू टेक लेस टाइम इन मेकिंग डिसीजन, एंड दैट हैप्पीनेस डज नॉट इम्पैक्ट रिस्क टेकिंग बिहेवियर। की टू सक्सेस है चिल्ड्रन, कहते हैं ना कि सक्सेस इज नॉट सक्सेस इज नॉट समथिंग दैट गेट्स यू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज समथिंग दैट गेट्स यू सक्सेस। तो ये बहुत अच्छा मुझे एक कोट लगा था, तो दैट वाज समथिंग। फिर बेनिफिट्स क्या है सोसाइटी के, हैप्पियर पीपल हैव बेटर ओवरऑल हेल्थ एंड लिव लॉन्गर, डू वॉलंटरी वर्क एंड पार्टिसिपेट इन पब्लिक एक्टिविटीज, लाइक less likely to engage in risky behavior like substance use, and happiness is contagious, so that happier people help others around them and become happier too। तो ये सारी चीजें कि मतलब वो अच्छा रहता है, सक्सेस होती है, सोसाइटी को अच्छा रहता है। कोई हैप्पी पीपल किसी को जाके क्यों मारेगा, कोई हैप्पी पीपल किसी को जाके, कोई अगर अपने आप से खुश है चीजों से, तो वो किसी को के ऊपर हाथ क्यों उठाएगा। और सबसे ज्यादा ये बड़ी बात है कि जो सब दुख देते हैं ना, वो सबसे ज्यादा दुखी लोगों में से होते हैं, अंदर से खाली, है ना। Benefits the economy, happier people are even more financially responsible, tending to save more and have more control over their expenditure, strengthening demographic, तो एक democratic institution को strengthen होता है, happier people are more likely to vote। इस तरीके से मतलब ये बात सही है कि अगर आप हैप्पी है तो वोट करने जाएंगे, भाई ये देखो हैप्पी हमने वोट किया है। बैड में आगे बढ़ते हैं। तो इंडिया का रैंक इतना कम क्यों है, क्योंकि मतलब इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, उन्होंने बोला है कि ये भैया ये जो रिपोर्ट है ना, ये गलत है। ओके, कुछ की इश्यूज है रिपोर्ट में, और जो कि हाईलाइट की गई हैं बाय द एफबीआई इन द रीसेंट रिपोर्ट, जैसे कि ओवरलुकिंग persistent issues prevailing in many better ranked countries like gun related violence unfolding from schools to streets, civil unrest। ये सब तो आप बात ही नहीं करते हैं, हमारे बारे में बात करते हैं। हैप्पीनेस सब्जेक्टिव होती है, तो आप कैसे बोल सकते हैं, एक पैरामीटर लगा दिया और बता दिया। The citizen in the different countries may not feel happy the same way and in the same proportion। देयर आर ऑलवेज कंट्री स्पेसिफिक पैरामीटर इन ईच डोमेन। तो ये सारी चीजें होती हैं। सोशल रिलेशनशिप इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू हायर लेवल ऑफ हैप्पीनेस, एंड इन इंडिया इट इज मच ब्रॉडेड एंड ऑल्ट्रुइस्टिक देन एनी अदर कंट्री। तो वहाँ पे मटेरियलिस्टिक टाइप में होता है, यहाँ पे मटेरियलिस्टिक टाइप में नहीं होता है, ऑल्ट्रुइस्टिक टाइप में होता है, अलग तरीके से होता है। बट मटेरियल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज वी आर लिविंग विद द मटेरियल एंड वी विल हैव टू लीव मटेरियल व्हेन वी गो इन मटेरियल, बाय द वे लेट इट बी। तो वही सोशल रिलेशनशिप, हैप्पीनेस से सब्जेक्टिव, ये सारी चीजें ध्यान देंगे। अब फैक्टर्स क्या है, फैक्टर्स एडवर्सली अफेक्टिंग इंडिया, तो भाई राइजिंग कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर, राइजिंग इंसिडेंस ऑफ द मेंटल इलनेस इन सोसाइटी, इन्वायरमेंट पोल्यूशन, वुमेन सेफ्टी तक का ही बोलूँ भाई। आई वो शिवरिंग की, वही मणिपुर में जो कांड हुए हैं, मतलब ये तो सिर्फ दिख रहा है, इट इज जस्ट कि बहुत कम है, वहां पे क्या क्या नहीं हुआ होगा। rapid urbanization and congestion cities and concerns about the poor food security, water safety। तो क्या है कि भाई generation of people from all over the world have been coming to India to find true happiness and spirituality as practices in the country, is nothing but the science that postulates the wisdom, technique and processes is an effective mechanism that could deliver the skill of happiness। तो ये बहुत जरूरी है, तो बस ये साइड से हमें थोड़ा देखना है। ये एक्चुअली मुझे लगता है ऐसे मटेरियल ज्यादा है ज्यादा देन कि आपको GS1 या GS2 में काम है, बट ऐसे मटेरियल काफी अच्छा है। ओके, अब बात करते हैं सोशल मीडिया एंड सोसाइटी एट ग्लांस। सोशल मीडिया की अगर हम बात करें, तो ये जो अभी रिसेंट में वेब 2.0 आया है, इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन दैट फैसिलिटेट। अब अच्छा वेब 3.0 आ गया, अभी तो वेब 2.0 है ये, है ना।
इज अ ग्रुपिंग ऑफ इंटरैक्टिव वेब 2.0 इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन। ये तो भाई अपने डेफिनेशन के हिसाब से आप बोल सकते हो। व्हाट विल यू अंडरस्टैंड सोशल मीडिया एज, आप सोशल मीडिया को कैसे समझते हैं, दैट इज ऑल्सो वन थिंग दैट यू मस्ट बी थिंकिंग अबाउट। ओके, सो दैट फैसिलिटेट शेयर, आप आइडिया शेयर करते हो, थॉट शेयर करते हो, इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो। सो दिस इज द काइंड ऑफ शेयरिंग प्लेटफॉर्म, है ना। The building of virtual networks and communities, examples like we see include joint projects like Wikipedia, blogs like Twitter, content community like YouTube, social networking sites, all that। जैसे कि हम आपसे बात करते हैं, क्या होगा बेनिफिट कि भाई फैसिलिटेट करता है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ यूथ, एक ट्रांसफॉर्मेशनल टूल की तरह भी काम करता है एजुकेशन में, और किया है ना, बहुत सारे बेनिफिट हुए हैं। अभी हम और आप अगर बात कर पा रहे हैं तो ये सब इन्हीं की वजह से तो है, इंटरनेट देवता की वजह से। अब वुमेन एम्पावरमेंट में ब्रिजिंग जेंडर डिवाइड, मी टू मूवमेंट, और सोशल सपोर्ट सिस्टम देता है एल्डरली पॉपुलेशन को, कलेक्टिव सोशल एक्शंस एंड फैसिलिटेट कल्चरल इंटीग्रेशन, फैसिलिटेट बेटर गवर्नेंस एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, और काफी सारी मतलब अपने आप में नीड्स भी होती है कि भाई क्यों जरूरी है कि भाई रेगुलेशन करो। रेगुलेशन इसलिए है कि क्योंकि पोलराइजेशन, आप देख रहे हो, आप सोच रहे हो कि भाई मैं बिल्कुल स्ट्रेट पढ़ाती जा रही हूँ, ये देखिए ये बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे क्वेश्चन वैसे आया हुआ है, लेकिन अगर अब आप नीचे थोड़ा सा आए तो यहाँ तक तो आपका हो जाता है रिविजन शुरू, है ना। इस जगह से आपका रिविजन शुरू हो जाता है। अब हमको सिर्फ ये सोशल मीडिया को कवर करना, स्पोर्ट्स को कवर करना, तो इसको करके मैं एक बार फिर से आपको बोलूंगी, जल्दी जल्दी से इसलिए कर रही हूँ कि आपको रिवीजन कराऊँ, है ना, कि भाई बेनिफिट्स ऑफ द सोशल मीडिया हो जाए, फिर इसके बाद हम लोग धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ते जाएंगे। और आपको ये काम करना है कि आप लिखिए, इसको यूज करिए, बार बार सोचिए कि आपको कहाँ यूज करना है, थोड़ा टेम्पलेट बनाइए, उसको एक अलग पेज में लिखिए, क्योंकि बिना लिखे नहीं होगा भाई, प्लीज अंडरस्टैंड, राइटिंग इज नेसेसरी, मस्ट मस्ट मस्ट। ओके, तो बार बार बोल रही हूँ। तो क्या बताए थे मेरे बेनिफिट, भाई एजुकेशन में बेनिफिट है, इकोनॉमी में बेनिफिट है, पॉलिटिकली बेनिफिट है, डेमोक्रेटिकली बेनिफिट है, पॉपुलेशन को बेनिफिट है, इंटीग्रेशन बेनिफिट है, हर एज को बेनिफिट है, हर चीज को बेनिफिट है, ट्रेड में बेनिफिट है, इन कनेक्टिविटी में बेनिफिट है, हेल्थ में बेनिफिट है, सब में बेनिफिट है, किसमें बेनिफिट नहीं है, बस उसको अच्छे तरीके से यूज किया जाए तो। ऐसे सोचना है ना, आप पेस्ट अप्रोच लगाओ, सिंपल चीज है। ओ, मेरा तो बोलते बोलते मुंह ही दर्द हो गया। चलो, ओके। अब सोशल मीडिया का रेगुलेशन वही है कि एक सोशल कॉस्ट होती है, कुछ एडवर्स इम्पैक्ट होते हैं मेंटल हेल्थ पे, अल्टर्ड ह्यूमन बिहेवियर एंड सोसाइटी एबिलिटी टू चेक, एंटी सोशल बिहेवियर। एंटी सोशल बिहेवियर को कौन कंट्रोल करेगा, ऐसे ही छोड़ देंगे क्या, नहीं छोड़ेंगे। मिस इन्फॉर्मेशन होता है, फेक न्यूज है भाई, जानते हैं ना वो जर्मन शेफर्ड फेक न्यूज वाले भैया, मुझे तो पता ही नहीं था भाई, इतना इतना झूठे भाई ये लोग हैं। और जब बाद में मुझे पता चला कि ओ माय गॉड, कोई कोई मानता है जर्मन शेफर्ड। बाय द वे, आई विल नॉट टेक द नेम, आई होप आप लोगों में से कई लोगों को पता होगा। Threats to democratic institutions, security landscape is compromised due to illegal and terrorist activities taking place on social media। ये सारी चीजें बहुत सारी मतलब एथिकल प्राइवेसी कंसर्न है, सोशल कॉस्ट है इसकी, इकोनॉमिक कॉस्ट बहुत हैवी है, पॉलिटिकल अनरेस्ट पैदा कर सकता है ये अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो। इसलिए हमें जरूरी है कि हम इसे रेगुलेट करें, हम ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करें, जिस तरीके से वो पोर्नोग्राफी कंटेंट को फैलाते हैं और दिमाग में जहर को फैलाते हैं, उसको खत्म करना बहुत जरूरी है। मुझसे करवा लो भाषण। चलो, बाय द वे, ये सारी चीजें मतलब देखिए बहुत बोरिंग नहीं हो सकती पढ़ाई, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल नहीं हो सकती, इसलिए मैं इस तरीके से बताती हूँ। आपको अगर इसमें कोई भी अगर कठिनाई लगी हो तो कृपया आप इसे दोबारा पढ़ें। ओके, चलिए, चैलेंजेस इन द सोशल मीडिया रेगुलेशन क्या है। टैकलिंग मिस इन्फॉर्मेशन, क्या मतलब मिस इन्फॉर्मेशन को टैकल करिए, रेगुलेट करिए हेट स्पीच को, क्योंकि भाई बहुत कंटेंट बहुत हार्म कर सकता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सप्रेस कर सकता है डिसेंट निगेटिवली। हेट स्पीच बहुत खराब मतलब होती है। तो आपको मैं बता दूं, एक लड़की ने एक वीडियो में कमेंट किया, और फिर वो वीडियो पे जब उन्होंने कमेंट किया, थोड़ा सा मतलब नेगेटिव कमेंट था, नॉट सो मच नेगेटिव कि उसके अगेंस्ट इतना ज्यादा वो होता। हुआ क्या कि नॉर्मल क्रिटिसिज्म था, नॉर्मल क्रिटिसिज्म था, और उसको रेप तक के ऐसे वो आने लगा कि क्या मतलब बहुत गंदे गंदे उनको वीडियो में, मतलब उनके जो सपोर्टर थे, उस लड़की ने बोला कि देखो भाई ये बंद करवाओ, दिस इज नॉट राइट, हमें ऐसे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं और सही नहीं है। उस वीडियो बनाने वाले ने कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं, एक 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 वीडियो नहीं डाला कि भाई ऐसा नहीं करते, गलत बात है।
और जब उसके साथ ऐसा हुआ लेटर अपॉन, उसकी फैमिली के किसी एक मेंबर के साथ ऐसा हुआ कि उसके पास खराब कमेंट आ रहे थे, तब वो भाई वो विक्टिम कार्ड प्ले करने लगे कि ये कैसा वो कैसा। तो ये गलत है। मतलब जिंदगी में कहते हैं ना कि क्या मतलब दो चेहरे लेके, आत्मा तो एक ही है ना। वही है, मतलब आत्मा तो एक ही है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्या ही करना है मतलब, क्या क्या कैसे कैसे लोग हैं, तो अपने को बस यही है कि अपने को देखते रहो, कहीं खुद ही खुद के हाथ से ना निकले। और कुछ लोगों को पता भी नहीं चलता है, दे आर नॉट देम, दे हैव चेंज्ड, और मे बी दे हैव बीन द सेम। चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल रिस्क टू ऑफ मोनोपोली, मतलब वही रिस्क ऑफ मोनोपोली है, इशू ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, रिसोर्सेज, insufficient resources and know how to detect the removed object, और जो जितने भी ऑब्जेक्शनेबल सोशल मीडिया प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी। अब स्ट्रेंथन कैसे करें सोशल मीडिया को, सेल्फ रेगुलेशन बाय द प्लेटफॉर्म्स, वही था। और हम लोगों ने करा तो है सोशल मीडिया गाइडलाइंस में कि जो ह्यूमन राइट्स प्रिंसिपल को फॉलो करिए, कंटेंट मॉडरेशन, एक्सपेंड करें नंबर ऑफ मॉडरेटर्स एंड इन्वेस्टिंग to improve quality of content review, redefining the role of government through define the periodically जो update होना है content standard and enforcement, support करें positive measures to address the online disinformation and formulating transparency requirements, ये सारी चीजें करें। बिल्डिंग सोसाइटल कैपेसिटी फॉर बेटर यूजर्स, तो सोसाइटल कैपेसिटी उनको एजुकेशन देना, ट्रांसपेरेंसी लाना, पॉजिटिव यूजर्स को लाना, और जो चीजें रेगुलेटरी बहुत जरूरी है। अब स्पोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन ऑफकोर्स आ सकते हैं, क्योंकि देखिए प्रीलिम्स में तो पूछा ही गया है। ओ, मेरी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा माइक दूर है, ओ माय गॉड। अभी मुझे पता चला, अभी आ रही होगी आई थिंक अच्छे में। तो अब स्पोर्ट्स और ये जो रेसलर की जो इतना वो चल रही है प्रोटेस्ट, तो उसमें भी आ सकता है क्वेश्चन। स्पोर्ट्स तो बहुत मतलब बड़ी चीज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कैरेक्टर एंड इंटीग्रिटी डेवलप करता है, जैसे कि टीम स्पिरिट, सेंस ऑफ फेयर प्ले, ग्रेट रेजिलियंस, और ये सब चीजें मतलब ये अच्छा बहुत अच्छा करता है। एक एक्टिव सोसाइटी को क्रिएट करना, प्लेटफॉर्म फॉर इक्वालिटी एंड इंक्लूजन एंड बिल्ड्स कल्चर एंड हेरिटेज, ये सारी चीजें इंप्रिंटिंग इवेंट्स, आइकन्स, लेजेंड्स, कलेक्टिव मेमोरी, ये सब क्रिएट करना है इसका स्पोर्ट बहुत बड़ी एक चीज होती है। स्पोर्ट इज असेट, है ना। एक एक्टिव सोसाइटी बाय ब्रिंगिंग टुगेदर पीपल इन फॉर्म ऑफ इवेंट्स, एंगेजमेंट, कंपटीशन, ये सारी चीजें करना, बहुत अच्छे वर्ड्स में लिखा हुआ है ना कि भाई एक्टिव सोसाइटी क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, है ना, कैरेक्टर बिल्ड कर रहे हैं हम लोग। हम लोग एक प्लेटफॉर्म लेकर के आ रहे हैं जो हेरिटेज बिल्ड कर रहा है थ्रू प्रिंटिंग इवेंट्स, आइकॉन्स, इस तरीके से। क्या बढ़िया शब्द है ना। फिर किस तरीके से क्या हुआ, मतलब हम लोगों ने पार्टिसिपेशन किया था ओलंपिक्स में एज अ कोलोनी ऑफ ब्रिटिश इंडिया एट द 1900 पेरिस ओलंपिक्स, एरो हॉकी डोमिनेंस अप टिल 1980 जो मॉस्को ओलंपिक्स हुआ था, अच्छा खासा हॉकी का डोमिनेंस होता था। फिर मेडल ब्रॉट एंड प्लेट्यूड परफॉर्मेंस फ्रॉम 1956 से अच्छा खासा रहा, स्टैग्नेटिंग एट सिंगल मेडल मार्क, तो मतलब 1956 से अच्छा क्या रहा, मतलब एक आया सिर्फ सिंगल मेडल मार्क हुआ। फिर इन्फ्लेक्शन पॉइंट आया बीजिंग ओलंपिक्स में, विद विच द मेडल टैली हैज सिक्योरली इम्प्रूव, अच्छी खासी मतलब बीजिंग के से हुआ बीजिंग ओलंपिक्स में। बियॉन्ड ओलंपिक्स इंडिया हैज बीन अ मेजर प्लेयर इन क्रिकेट एंड कबड्डी, ऑल्सो इट इज emerging as significant player in chess, badminton and recent past, तो चेस बैडमिंटन में भी अपना अच्छा है। क्यों मतलब सब अपने में, क्योंकि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी प्रॉब्लम है, फंडिंग नहीं होती है, स्पोर्ट्स पर्सन को दिक्कत आती है, उसको प्रॉफिट मतलब फैमिली वाले सपोर्ट नहीं करते लोग इतना, तो कहते ना पढ़ो लिखोगे बनोगे नवाब, खिलोगे कूदोगे बनोगे खराब। ये बहुत बड़ी मतलब दिक्कत की बात है, लोगों के दिमाग में फंस चुका है। और मतलब फंडिंग नहीं है, पॉलिटिसाइजेशन है, लोग चूज नहीं करते हैं, उनको मतलब क्वालिटी कोचिंग स्टाफ और ये सब चीजें मतलब अच्छा खासा मिल जाना बहुत मुश्किल होता है। फिर मतलब अगर देखा जाए तो अभी बहुत खेलो इंडिया प्रोग्राम और हर्डल्स जो मतलब है उनको दूर करने के लिए करा है कि भाई क्वालिटी कोचिंग इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए इन्होंने क्या किया कि इन्होंने स्टेप टेकन बाय इंडिया में पूरा वही सेम उठा के रख दिया, तो ये थोड़ा गलत है, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। खेलो इंडिया प्रोग्राम है और भी एकेडमी बनाई गई है, तो वो सारी चीजें है ना। अब क्या करें मतलब क्या करें अच्छे से, तो भाई प्ले को इंकरेज करें, एंजॉय करने मतलब पार्टिसिपेट टू एंजॉय ऑर्गेनाइजिंग सिस्टमैटिक कंपटीशन एंड लीग्स ऑल मेजर स्पोर्ट एट ऑल लेवल, encouraging स्पोर्टिंग एक्टिविटीज, ये सब बहुत जरूरी है। और स्पोर्ट टू विन,
ओके, कैच देम यंग, कैच देम राइट, प्रोवाइडिंग सपोर्ट ड्यूरिंग टेस्टिंग, और ये स्पोर्ट्स पे बहुत सारी चीजें हम लोग देख सकते हैं ना। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने आप फाइनली फिनिश कर लिए, एंड हियर कम्स द टाइम कि हमें अब याद होनी चाहिए चीजें, है ना। और कि मतलब ये सारी चीजें, ये बहुत अच्छे से इन्होंने देखिए सिस्टमैटिकली करके दिया है। दिस इज कमेंडेबल जॉब की विजन आईएएस ने किया, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू देम। अब आप इसको इससे रिवाइज कर सकते हैं बहुत अच्छे से। ये मतलब ये शीट आपके पास प्रिंटेड फॉर्मेट में होनी चाहिए, इट इज नॉट कि आप इसको उससे करें। और इन्होंने ये स्कैन करने के लिए भी दिया हुआ है, फिजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, एवरीथिंग दे हैव गिवन बेटर वे, है ना। और काफी अच्छे से दिया हुआ है। आई होप यू कैन बी द नेक्स्ट, एंड ऑफ कोर्स बनना ही है। तो फिर करते हैं कोशिश। और आप कहें तो इतनी लंबे समय के बाद क्या मैं इसको रिवाइज अच्छे से करवाऊँ फिर से। ऐसा करते हैं कि इसका सेशन फिर रखेंगे, और अभी हम लोगों को और भी मेन 365 पे ध्यान देना है, उस पर जाना है, तो करेंगे। और आई होप आपको मेरा ये एफर्ट अच्छा लगा हो, समझ में आई हो चीज़ें, मेरे याद करने के तरीके, समझाने, बार बार पूछने से आपको कोई दिक्कत नहीं हुई हो, आप कुछ बताना चाहते हो, आपने कुछ निमोनिक बना लिया हो अचानक से कोई भी, तो आप मुझे बताइए, मुझे भी पता होना चाहिए। और बच्चों को मैं और भी अपने साथियों को बताऊंगी तो अच्छा रहेगा, हम सब मिलके करें कुछ अच्छा देश के लिए, अपने लिए, सबके लिए। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो चलिए फिर करते हैं और पढ़ते हैं अच्छे से, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।